Recording in progress. Hello, ma'am. Hello, sir. How are you? I'm doing great. What about me? I'm good too, sir. Thank you. Are you in the office? हेलो सर। हेलो सर। चलिए रिवीजन करेंगे सर प्रदीप सर आज। क्या करेंगे सर डिजाइन का? डिजाइन का, पेटेंट का। तो 2 मिनट दीजिए सर, सेट सर हो जाता है। डिजाइन का आज कर लीजिए क्योंकि काफी टाइम हो गया मतलब बाकी आपके। बिल्कुल मैम, कर लेते हैं। कल भी हुआ था एक्चुअली, आप कल आए नहीं थे ना शायद। हाँ जी सर, कल मीटिंग थी। कोई बात नहीं, आप करेंगे। नहीं सर, प्रदीप सर ही करेंगे, मैं सुन सकती हूँ बता। प्रदीप सर हाँ सर। डिजाइन का। हाँ सर, डिजाइन का चश्मा ले लेते हैं, चालू कर देते हैं। ओके, सो सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है सर डिजाइन एक्ट में। सो this is similar to patent act where it applies across all of India. सर स्टोरी में, इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं सर, इसमें स्टोरी ज्यादा बतानी नहीं points सर, सिर्फ कीवर्ड्स से हैं। हम आगे बढ़ जाएंगे। यस, सेक्शन 2 डेफिनेशंस है। देन इसमें मेजर डेफिनेशन, डिजाइन की डेफिनेशन बता दीजिए। ओके, डिजाइन का डेफिनेशन रहेगा द फीचर which is visual feature रहेगा, it's only about the visual feature, shape, configuration, pattern, ornament, composition of lines and colors रहेगा, applied to an article by an industrial process, whether it is a manual, mechanical or chemical. इसमें फंक्शनैलिटी नहीं रहेगा, must appeal only to the eyes. बहुत। सेक्शन 3। सेक्शन 3 है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स है सर। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे नहीं। डेनो एक पॉइंट आएगा, सो डेनो छोड़कर कुछ पॉइंट्स नहीं सर इसमें। 4। सेक्शन 4 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर।
which cannot be registered. यहाँ पे Keyword, OPDS हाँ, OPD system and section 5 में application for registration है. रूल आएगा, रूल सेक्शन 5 में रूल्स आएंगे, रूल 11 to रूल 21. फॉर्म 1 है मेजरली. फॉर्म 1 का फी रहेगा 1000 फॉर नेचुरल, 2000 फॉर स्मॉल एंटिटी. सेक्शन 6 है रजिस्ट्रेशन टू बी इन सर एंटिटी की कितनी फीस होगी, अदर एंटिटी की? अदर एंटिटी के 4000 सर. 1 to 4 है यहाँ पे 6 सीक्वेंस में. 1 to 4 सीक्वेंस. सॉरी, सेक्शन 6 का रजिस्ट्रेशन टू बी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल. एक पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए ये है. एक पर्टिकुलर आर्टिकल को जब हम रेफरेंस में लेते हैं, फॉर वन आर्टिकल इन ए क्लास, you can register for other article in the same class without novelty objection. one class, one design, one article. One article, one class, or one design, one article is. 7 Yes. Section 7 है publication है. नहीं सर, इसका कीवर्ड्स बताओ ना सेक्शन 6 का. हेलो. हाँ जी, मैडम. हाँ, सेक्शन 6 का हमने कीवर्ड्स रखे हैं याद. यहाँ पे और- सेम क्लास में हम कोई कीवर्ड्स नहीं मैडम, ये याद नहीं आ रहा मुझे कीवर्ड. सॉरी मैडम, इफ यू नॉट can help रिफ्यूज, me out. नॉट इनवैलिड. हाँ Not refuse, not invalid. नॉट इनवैलिड, हाँ. Not refuse, not invalid. क्या होता है मैडम में? Can you please elaborate? ये क्या होता है सर, जब सेम ओनर है तो उसको नोवेल्टीज प्रूव करने की जरूरत नहीं, तो नॉट रिफ्यूज, नॉट इनवैलिड होता है. लेकिन डिफरेंट ओनर है, उसको नोवेल्टी प्रूव करना होता है तो वो रिफ्यूज या इनवैलिड हो सकता है. और उसने एक्वायर किया है तो नॉट रिफ्यूज, नॉट इनवैलिड कर सकता है. लेकिन उसने 6 मंथ में कुछ इनकम्प्लीटनेस अंडर रूल 21 6 मंथ में कंप्लीट नहीं किया, तो वो डिजाइन है उसका, वो अबेंडन नहीं हो जाएगा. वो फर्स्ट ओनर ने फाइल किया ऐसा समझा जाएगा. ऐसा ऐसा होता है इस Got it. सेक्शन में. Okay. If the applicant later becomes a proprietor of the earlier registered design, he can proceed as a हाँ. owner. Okay. हाँ हाँ. Got it. ओके. Yeah, got it, madam. Thank you very much. thank you so much ma'am. So section 7 publication है sir. So after registration, controller publishes the prescribed particulars in the official journal. Then it becomes open for public inspection. बहुत बढ़िया. So similar to section 11E, like a patent act. नहीं सिमिलर नहीं होगा सर. Publication ही है ना सर, बट 18 months का नहीं रहेगा, बट ये 11E का नो मतलब publication है इसमें. सर, सिर्फ पब्लिकेशन है सर. सिमिलैरिटी कैसे हाँ. आएगी इसमें फिर? नहीं, जस्ट पब्लिकेशन का सिमिलरिटी बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ ये नहीं है. मतलब देन हाँ 18 months सिर्फ पब्लिकेशन है, बाकी कुछ सिमिलर नहीं कुछ लेना भी मुझे. नहीं है. हाँ. हम्म. 8 ठीक है सर. Section 8 substitution of application rule number 16 form 2. 8 into 2 equal to 16. 9 Any questions sir? Any questions section 8 में? ये थोड़ा important लग रहा है. टाइमलाइन. Section 8 का सर? हम्म. Section 8 का timeline substitution I think anytime हाँ सर, टाइमलाइन तो शायद इसमें नहीं है timeline ऐसा. है ही नहीं सर. Anytime before expiry या नहीं हो नहीं, सकता है ना? टाइमलाइन है, बिफोर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम हम्म. Oh, सब्स्टिट्यूट. before registration. इसके Okay. लिए फॉर्म भी है 2 जी और मैम. सेक्शन 8 है, और इनटू मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूल हम 16 आता है. फीस भी Sorry, 60. sorry. अच्छा, फीस कितनी होगी इसकी? 500. तो
कितना है मैडम? 500 है। 500 तो है Okay. मैम। So before registration, if applicant assigns rights to someone else, new claimant can be substituted. So form 2, हाँ. rule 16, 500 rupees. ओके नाइन सर एक सजेशन था मेरा कि आप ये जो सेक्शन बता रहे होते तो को रिलेट हाँ, करो पेटेंट के साथ, तो सेम सिमिलरिटी जो होती है तो आपको याद रहने के लिए अच्छा होगा कि हाँ ये सेम ही पेटेंट में ऐसा ही है 20 सेक्शन, तो उसमें कंडीशन भी Okay. सेम ही है। हाँ Substitution substitution आएगा application substitution कहाँ पे आएगा मैडम पेटेंट एक्ट में? 20 सेक्शन 20 है ना, 20 पावर section ऑफ 20 है ना? कंट्रोलर। Okay, yeah. हाँ हाँ Yeah, हाँ। yeah. I was getting confused with this 57 amendments. Okay, amendments है वहाँ पे. Okay. So section 20. Yeah. Thank you. Now clarity आ गई इसमें. 8 हो गया. Section 9 certificate of registration. Sir, form 16 यहाँ पे भी 500 rupees. तो इसका सिमिलर पेटेंट एक्ट आएगा. आई थिंक सेक्शन 67 अभी तक हुआ नहीं रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स का. सॉरी नहीं दैट नहीं इज फॉर 10. दैट इज फॉर 10 सर. सॉरी. वो तो हो गया रजिस्टर, ये है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के लिए सर. हाँ सर्टिफिकेट हालांकि अभी वहां नहीं आया है, वो आएगा अभी बाद नहीं में। सर. करेक्ट. सो 10 आएगा रजिस्टर ऑफ डिजाइन. हम्म, तो 11 तो कॉपीराइट ऑन रजिस्ट्रेशन है, रूल नंबर 23. यहाँ पे भी मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है सर. 11, 12, 13 तो अच्छा लग रहा है मुझे फॉर्म है ओवरऑल सर देखा इसमें जाए. कोई? रूल नंबर कॉपीराइट ऑन रजिस्टर फॉर्म 3 है सर. फॉर्म 3 है, रूल नंबर 23 है. फॉर्म 23, ये फॉर्म 23 नहीं है सर इसका। रूल और रूल फॉर्म, 23 फॉर्म 3 मैडम. अच्छा मैंने गर्ल्स लिख दिया है। नहीं शायद सर इसका रूल 30 है रजिस्टर का, और नेम और एड्रेस अगर हमें ऑल्टर कराना है तो फॉर्म 22 रूल 31 है। और अगर हमें 2 एड्रेस उसमें शायद ऑल्टर करवाने ऐड करवाने हैं तो फॉर्म 23 है, उसकी फीस 200 है शायद। हाँ बाकी मैम सेम, हाँ करेक्ट कर हाँ पाएंगे। सेम। चेक कर लेते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये सर सब बरोबर बताया मैम ने, लेकिन सेक्शन 11 का जो कॉपीराइट होता है वो टर्म बताओ, मेन तो उसमें टर्म है और 10 कब। years. हाँ 10 years है, extendable up to 5 years using हम्म फॉर्म 3. ये तो सर हाँ सेक्शन और 10 आप फॉर्म, बता रहे थे ना, फॉर्म 20 नहीं वो नहीं रूल 11 23 बता वाला। रहे हैं अभी, अच्छा 11 बता 11। रहे हैं वो। हम्म वो आपने सेक्शन 10 का बताया था, रूल 30, 31 फॉर्म ओह ओके. डबल टू एड्रेस का। हाँ और 10 में, सेक्शन 10 में। एंड एक्सटेंशन मस्ट बी अप्लाइड बिफोर एक्सपायरी. हाँ और नहीं किया तो क्या होता है नहीं बिफोर किए तो एक्सपायरी? उसको, या आई थिंक वी हैव टू रिस्टोर इट. मतलब रिस्टोरेशन में जाएगा, लैप्स हो जाएगा. सॉरी, हाँ लैप्स इट हो गेट्स जाएगा, सीज लैप्स. टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। cease to have effect हो और जाएगा. देन हाँ रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स सेक्शन 12 में आ जाएंगे हम. जैसे रिस्टोरेशन में आ जाएंगे तो विद इन 1 year ऑफ लैप्स डेट हमें उसको रिस्टोर करना पड़ेगा हाँ यूजिंग फॉर्म 4, हाँ रूल नंबर 24. हम्म तो या दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स मैडम. 1000 रुपीज है वैसे. एंड यहाँ पे फीस कंट्रोल आएगा को 1000 रुपीज है सेटिस्फाइड क्या? कैसे करेंगे हम? टू कंडीशन है कंट्रोल को वो सेटिस्फाइड करने के लिए। वो अन अन क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल एंड अनड्यू डिले हाँ को हमें हाँ हाँ डिक्लेयर फॉर्म करना नंबर पड़ेगा. 3, हाँ फॉर्म फॉर नंबर नंबर 3 4। लिखे.
अनइंटेंशनल वो फॉर सेक्शन 13 में आएगा, प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन में। हाँ अभी प्रोसीजर में वैसे आएगा, और हमें ना ये सर सेक्शन 2, कन- 12, 1, 13, 14 हाँ एक साथ ही हाँ पढ़ना मैडम, है। हाँ सिमिलर। ओके ओके। इसमें फीस रिस्टोरेशन के टाइम पे फीस भरते टाइम में 1000 रुपीज अनपेड एक्सटेंशन फी एक है, एडिशनल फी एक है, तो हाँ ये ऐसा तीनों टोटल भरने हमें पड़ेंगे। 4000 भरना है। हाँ 4000, ओके। एंड 14 में क्या होगा, राइट्स आफ्टर रिस्टोरेशन आएगा, हाँ यहाँ पे हाँ, कंडीशंस, जो भी कंडीशंस है नो मतलब राइट्स, ये हमने ऐसा कीवर्ड याद रखा है, नो राइट्स बिटवीन लैप्स पीरियड। लैप्स पीरियड मतलब सीक्वेंस है ना मैडम, ये एक्चुअली देखा जाए तो हाँ इसलिए 11, हमें 12, 13, 12, 14 13, का 14 सीक्वेंस है। साथ में पढ़ना है। एंड 15 का आएगा, रिक्वायरमेंट्स बिफोर डिलीवरी ऑन मैम सेल, मतलब 11 11 के साथ ही राइट, 11 12 13। हाँ 11 से 14 तक हमें साथ ही जाते हैं। मैडम ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको। 11 में क्या हम्म, होगा, स्टार्ट होगा, ओके। सो स्टार्ट हाँ मानी क्या है, रजिस्टर कॉपीराइट का स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ग्रांट हो जाएगा, जी है ना, सेक्शन 11 में हाँ हाँ जी से कॉपीराइट बराबर है मिल बराबर। जाएगा। एंड जी 12 में क्या होगा, हमें उसको मेंटेन करना है, मेंटेन नहीं हाँ करते तो लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाता ओके। सर ऐसे अभी सर ओके, उसमें लाइक एक्सटेंशन है, इसमें रेस्टोरेशन है ना नहीं फिर मैं आ रहा हूँ है। मैडम, 13। मैं आता हूँ, मतलब मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, इसको जी हम सर। थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। एक स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट हम्म स्टार्ट होगा, उसको हम्म मेंटेन करना है, मेंटेन करने हम्म के लिए क्या करना है, आपको पे करना है, पे हम्म नहीं करते तो लैप्स हो जाएगा, ये सेक्शन 12 का है, ओके। हम्म इन केस अभी चलो हम मेंटेन नहीं किया, लैप्स हो गया, अभी उसको रिस्टोर करना है, वो आ जाएगा सेक्शन 13 में, ओके। सेक्शन 13 में अभी मान के, जैसे आप सिनारियो ऐसे कंसिडर कीजिए, आपके पास टू व्हीलर है, फॉर एग्जांपल आपने बाई किया, उसको मेंटेन करना है, मेंटेन नहीं करते तो क्या होगा, हो गया ना आपको, मतलब हम्म लैप्स हो जाएगा आपका जो वारंटी है, फिर आपको एक्स्ट्रा पे करके रिस्टोर करना पड़ेगा या रिपेयर करना पड़ेगा, विद रीजन, मतलब कुछ ऑयल डैमेज हुआ, मतलब ऐसा है, ओके, विद रीजन आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर करने के बाद क्या होगा, आफ्टर रिस्टोरेशन आएगा, हमें राइट्स आ रहा है, राइट्स कब आ रहा है, इनकेस आप लैप्स के टाइम पे आपका जो राइट्स है वो इनवैलिड रहेगा, आपके पास कुछ राइट्स नहीं रहेगा, रिस्टोरेशन के बाद इट गेट्स बैक टू यू, करेक्ट। सो या करेक्ट। अभी सेक्शन 15 में हम क्या करें, अभी रिस्टोर हो गया, अभी आप किसी को मतलब सेल सेल करना है, कुछ कंपोनेंट बना के सेल करना है, सेलिंग के टाइम में मार्क एंड सबमिट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस है सेलिंग का, वो 15 में आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, मतलब खुशी खुशी किसी को दे रहे हैं, सेफ डिस्क्लोजर करना है, दोस्त को देना है, करेक्ट, सो वो आ रहा है सेक्शन 16 में, नहीं सर गुड 15 आप गुड पूरा फेथ बताओ का, ना, क्योंकि 15 गुड बहुत फेथ, इंपॉर्टेंट है सेक्शन हमारा। हाँ ओके। रिक्वायरमेंट हाँ बिफोर डिलीवरी ऑन सेल में क्या हो रहा है, हाँ मार्किंग करना है, रजिस्टर मार्क होना है, REGD होना है, इनकेस नहीं रहेगा तो उसको हम वी कैनॉट क्लेम अ डैमेज अनलेस इन्फ्रिंजर ऑलरेडी न्यू दैट इट इज डिजाइन्ड बाय यू, मतलब रजिस्ट्रेशन मिस क्या है, इस केस में आपका डिजाइन इनवैलिड माना जाएगा? डिजाइन तो डिजाइन इनवैलिड माना जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, यस यस, इट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। नो। नो, क्योंकि सिर्फ हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, डिजाइन तो वैसा ही वैसा रजिस्टर में हमारा आई रहेगा, वैलिड सर रहेगा। नहीं सेकंड आप क्लेम पॉइंट। नहीं करेंगे मैडम, ये काम करेंगे हम, मैं आपने हम्म एक डिजाइन किया, ओके, उसमें REGD लिखा नहीं है, मैं उसको यूज करने के लिए चालू किया, मुझे पता नहीं है सारिका हाँ मैडम ने डिजाइन किया करके, करेक्ट। हाँ सो अभी हाँ मैं क्या करूंगा, मैं आई स्टार्टेड सेलिंग इट एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, सो हाँ। उसके बाद अब इन्फ्रिंजमेंट तो उसको कॉपी तो नहीं बोल सकते ना, सर इन्फ्रिंजमेंट करने के बाद प्रदीप सर, कॉपी, हाँ प्रदीप सर, सर। जी हाँ साक्षी सर, मैम। जी साक्षी मैम। सर अगर ओरिजिनल फोटो नहीं देंगे तो रिमूव हो जाएगा ना नेम रजिस्टर से, सबसे हाँ पहला पॉइंट तो वैलिड यही हो हमें है, जाएगा ना।
after registration before sale you have to हाँ deposit the sale. specimen. बेशक वो अगर करना वही ही नहीं, करना है, अगर ये वो तो नहीं डिजाइन ही किया, चली जाएगी। हाँ अगर वो नहीं किया तो आपका 3 कंट्रोलर महीने के आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपका डिजाइन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट सर, डिजाइन का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। कॉपी होता है नो, पायरेसी होता है। पायरेसी होता है सर। पायरेसी होता है। इन्फ्रिंजमेंट पेटेंट में होता है, डिजाइन में इन्फ्रिंजमेंट राइट नहीं राइट होता है, राइट पायरेसी होता है। राइट वो सर, सेकंड गॉट आगे इट। पॉइंट, आएगा सेक्शन 22 में आगे आएगा हमें, नहीं यहाँ उसको पर क्या भी है बोलते हैं मैम सर। पायरेसी वर्ड। ओके। हाँ, हाँ, इस सेक्शन में यूज हो चुका है तो हमें यहाँ से समझ जाना है कि पायरेसी हो, पायरेसी। मतलब उसको पायरेसी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड एक पॉइंट, एक पॉइंट लेकर आओ सर। ओ सॉरी, गो अहेड सर। हाँ हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए अगर कोई लिख रहा है तो। बोलिए सर। डिजाइन के केस में पायरेसी होती है, इन्फ्रिंजमेंट नहीं। कहाँ गया? हाँ, पायरेसी। सेकंड, थर्ड पॉइंट सर, अगर आपके डिजाइन पर REGD या RD या रजिस्टर्ड नहीं लिखा है तो क्या होगा? आप आंसर दे रहे थे सर। REGD लिखा नहीं रहेगा तो वी कैनॉट क्लेम डैमेजेस। एंड देन विल डिजाइन बी इनवैलिड? ओके, इन फर्स्ट केस मतलब 15(1) में हम बोल रहे थे कि स्पेसिमेन सबमिट किया है, इन दैट केस डिजाइन विल बी वैलिड, बट आप उसको सही है ना सर? आपने सबमिट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली डिजाइन तो कैंसिल हो ही रहा है। यहाँ पे सबमिट किया है बट किसी ने कॉपी किया है तो यू कैनॉट क्लेम डैमेजेस बट डिजाइन विल बी वैलिड। तो उस केस का उसका मतलब क्या हुआ कि आप डैमेज क्लेम नहीं कर सकते बट डिजाइन वैलिड इनवैलिड नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ उसका? आपको आपको कुछ कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या आप यू कैन स्टॉप देम, यू कैन स्टॉप मतलब हाँ, बस आप सामने वाले यू को कैन रोक सकते हो कि भैया मत करो। मत करो। करेक्ट, तो यू विल सर नॉट गेट जस्ट एनीथिंग। वन क्वेश्चन कि यस जैसे मैम। डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए हमको रजिस्टर्ड या REGD RD और रजिस्टर्ड नंबर जो ये होता है रजिस्ट्रेशन हम्म नंबर हम्म रजिस्टर्ड नंबर हम्म ये लिखना, मतलब जो जो एक ये डिजाइन में क्वेश्चन आया था, लाइक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड से आ रहा है। सर एक जो क्वेश्चन आया था ना MCQ में, ये डिजाइन के रिगार्डिंग, ये समझ में आया नहीं था मुझे वैसे उस टाइम, ये थोड़ा 49 नंबर। कंफ्यूजिंग। हाँ, तो मतलब सेल करने से पहले हमें रजिस्टर्ड नंबर लिखना उस डिजाइन पे कंपलसरी है या फिर सेल करने के लिए ही होता है बस वो? देखिए, जब आप सेलिंग शुरू करते हैं ना, उससे हम्म। पहले आपको एक स्पेसिमेन कंट्रोलर को सबमिट करना होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट का। हाँ ठीक है, जी, उसके बाद ठीक है। जब आप सेल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट पर रजिस्ट्रेशन, ये मार्किंग REGD RD या रजिस्टर्ड, इसके साथ साथ उस पे डिजाइन नंबर जो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, हम्म। वो मेंशन होना जरूरी है। ओके, ठीक है। ठीक मान है, लीजिए कंट्रोलर मैंने को को सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के लिए नहीं, बेचने के लिए मार्केट में। ओके, नहीं आपने बोला ना सर कि एक ठीक है, ठीक है, नहीं, बोलिए ठीक है। और बोलिए। सर जो रजिस्टर और इसको मतलब डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए उसमें नहीं होता है सब कुछ ऐसा जरूरी कि वो तो REGD या मिलता फिर है ना कुछ? मैम, रजिस्ट्रेशन के बाद तो रजिस्टर्ड नंबर, आपको डिजाइन का नंबर मिलेगा ना ओके, और सैंपल पेटेंट ऑफिस वगैरह से। हम नहीं कंट्रोलर को वो कराते हैं तो उस हाँ, टाइम जब पे? रजिस्टर्ड हो जाता है ना हमारा डिजाइन, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं तो उसका एक स्पेसिमेन हमें वहाँ सबमिट करना होगा। ओके, तो जो वो सर स्पेसिमेन होगा जो हमें वो सबमिट करना होगा, उस पर हम्म। भी कंपलसरी होता है ये REGD रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड नंबर लिखना जो मिला है ऑब्वियस हमको? मैम, देखिए वो तो आप उस पेटेंट डिजाइन नंबर के रेफरेंस में सबमिट ही करते हैं। ओके, ठीक है।
मार्केट में जब आप सेल कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट पे डिजाइन का नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो यस मैम। सर, ये representation is a compulsory condition and marking is an optional condition before sales, right? हाँ, बट मार्किंग मैंडेटरी किस चीज के लिए है? अगर आपको वो चाहिए तो क्लेम्स चाहिए, क्लेम चाहिए डैमेजेस डैमेज के। क्लेम चाहिए, हाँ हम्म, लेकिन बिल्कुल। है ऑप्शनल, हाँ, अगर आपको, हाँ उसके केस में फिर ऑप्शन मान सकते हो आप। हाँ लेकिन ठीक। मैम हम डिजाइन रजिस्टर ही कर रहे हैं कि हमारा यूनिक है, इससे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में क्यों डालेंगे उसको, नहीं मैम, वो डिजाइन को। समझ गया, मैं क्वेश्चन के मैम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। ओके। हाँ क्योंकि डिजाइन पैटर्न इतनी जल्दी जल्दी तो वो होता नहीं ना। यो यूनिक हाँ आइडिया होती हाँ, है इतना इसलिए। कॉस्टली प्रोसेस भी ऑफ कोर्स। हाँ। सर एक तो आप अपनी रजिस्टर भी कर रहे हो, फिर आपको डैमेज भी नहीं मिल रहे, फिर करवा क्यों रहे हो? तो अगर क्या लिखने में फायदा है दिक्कत। ना, हाँ, क्योंकि सब मार्केट में आ ही रहे हैं, तो क्यों क्या ऐसा हो जाता है फिर। और दूसरों को सेम। इजी हो गया है ना मैम, ऑलरेडी हाँ, सब। हाँ, सामने वाला इजीली कर लेगा काम। इजीली कर देगा। और ऐसे सेम सेक्शन अभी पेटेंट में भी आएंगे 104 के बाद से। सर कैसे याद सेम रह चीज। पाएगा इतने सारी चीजें? अरे सब होगा मैम। मैडम, अच्छा, मैडम पहले मैडम साक्षी सेक्शन। मैम, साक्षी मैम पहले आप मुझे आंसर दीजिए, आपके वो तीन जो कल के 23, 24, सर तीनों 25 वो गलत है, सॉल्व। नहीं नहीं, गलत तीनों तो गलत। ठीक है, गलत तो ठीक है, हाँ सॉल्व हुए कि नहीं आपको आंसर मिला आपका? हाँ सर, मिला सर आंसर उसका। अच्छा था, दो चीजों को मिक्स करा गया था, पेटेंट ऑफ एडिशन, सरेंडर और उन सब चीजों को। सर जैसे आपने रूल इसमें ना केवल लिखवाया था 60 के साथ, कि 84 से 86 रूल हम्म। है ना सर? नहीं पढ़ा था 84 वन तो पढ़ा था फॉर्म 15 वाला, बट बाकी वाला तो मतलब मैंने लिखा भी नहीं था, और मैंने अभी केवल अपनी नोट से ही रिवाइज किया था, उससे नहीं करा था। तो सर नहीं मुझे तो पता भी। उसमें क्या था ऐसा, चलो करते हैं। सर रूल्स वाला था। हाँ सर, उसमें रूल्स, बाकी रूल्स भी थे ना सर, 84, 84 टू। लेकिन मैम हमें जितने रूल फॉर्म के साथ होते हैं ना, उतना ही याद रखना है और लिखने के लिए इजी हो जाता है। सब रूल तो हाँ हम नहीं याद मैम, वो, नहीं करेंगे। हाँ मैम, वही वही हाँ। याद ही वही था वो सर। एक और था ना कि सारे असाइनीज को मतलब कंसेंट लेनी पड़ती है हाँ। सारे असाइनीज से। सो जब ये फॉर्म फिर रेस्टोरेशन का फाइल करते हैं, तो ये मैंने कहीं नहीं लिखा था, मतलब अपने नोट्स में नहीं लिखा था, मैंने भी और जगह से नहीं पढ़ा था, तो वो रूल में लिखा है। ऐसा सर ने एक्सप्लेनेशन में लिखा था क्वेश्चन। रजत सर, यस सर। सेक्शन 15 को मैंने एक एनालॉजी देता हूँ अभी। गणपति फेस्टिवल भी आ रहा है ना, सारिका मैडम को पता भी रहेगा। हाँ सर। इसमें दो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, हमारा जो ऑब्लिगेशंस है। मी आई विल जस्ट गिव एग्जांपल। अभी क्या है, हमने 2 किलो का पेड़े जो भी स्वीट लेके आ गए, तो जब जब भी कुछ नया घर पे बनाते हैं स्वीट्स वगैरह, थोड़ा थोड़ा भगवान को चढ़ाना पड़ता है पहले, करेक्ट? तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिमेन टू बी शेयर्ड विथ कंट्रोलर, कंट्रोलर। हाँ, हमारे या भगवान ही बिफोर है ईटिंग, कंट्रोलर अभी। बिफोर यस। ईटिंग, बिफोर ईटिंग। हाँ। नहीं तो भगवान का हम्म, आपको क्या नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलने आशीर्वाद। वाला है। आशीर्वाद आशीर्वाद। नहीं, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नाराज हो जाएंगे भगवान। नाराज हो जाएंगे। अभी सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, आर्टिकल मस्ट बी मार्क्ड। अभी देखिए आप, क्या हुआ अपार्टमेंट प्र, में, सर मिठाई नहीं हाँ, बांटनी है, प्रसाद बांटना है। प्रसाद प्रसाद बांटना। देना है। अभी क्या कि है, मार्किंग के, अपार्टमेंट में, मिठाई के ऊपर मार्किंग हो गई। हाँ नहीं सर, अभी क्या होगा, 50-60 घर है, ओके, अपार्टमेंट में गणपति रखा है। अभी आपका प्रसाद भी वहां पे मार्किंग, डब्बे के ऊपर मार्किंग करना है। नहीं करते तो कोई भी खा सकता है,
नहीं ओके ना, अभी मिठाई के ऊपर प्रसाद की मार्किंग करनी है, हाँ मार्किंग नहीं करें, तो नहीं तो रोक कोई नहीं नहीं तो रोक कोई नहीं भी खा पाओ। सकता है। नहीं 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 नहीं, कोई कोई भी भी तो खा सकता है। खाएगा, लेकिन ज्यादा भी खाएंगे ना, प्रसाद थोड़ा ही खाना है, हमें लिमिटेशन है उसके लिए। तो ये सेक्शन हमें लिमिट दे रहा है ना कि हम्म, हाँ। देखिए अभी खा रहे हो तब आप जाके बोल सकते हो ये मेरा है मत खाओ। अभी खाने के बाद उसको उल्टा 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 पैसा तो मांग नहीं बांट सकते आप। बांट बांट के खाओ। नहीं, बोला तो प्रसाद ही है ना। ये कढ़ावा। अच्छे से याद रहेगा सबको। चलो दोनों दोनों क्लियर हो गया एप्लीकेशन। सर एक, हाँ सर एक बात बतानी, जैसे जब जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन, हाँ, जब जो जो सेक्शंस मैंने उस दिन रिपीट करने में मैंने बोले थे, जब तुरंत पढ़ाया गया था, हम्म वो मुझे याद है। हम्म मतलब वो जो मैंने तुरंत समझ के बोले थे, जब आप बोलते हैं ना रिपीट करिए, तो वो हम्म सेक्शंस मुझे याद है अच्छे से, मुझे रिवीजन की भी जरूरत नहीं, बट बाकी सेक्शंस नहीं याद रहते। हाँ, हम्म वैसा ही होता है मैम, आपको अब सिखाया है और हम समझ रहे पढ़ रहे, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बाद में कैसे होता है कि नहीं हम बाद में करेंगे, तो वो हाँ इतना कनेक्ट नहीं हो पाता ना, इसलिए हाँ। थोड़ा ड्रॉबैक है सर। हम्म, इसलिए और हो गए रजत सर। सर, अरे हमारे सर पढ़ा रहे, याद तो रहेगा ही, ऐसे ऐसे मैम एग्जाम्पल देते कुछ हैं तो कभी याद कभार तो रहेगा। हम भी भूल जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ। पेपर क्लियर हो रखा है ना सर, हमें अभी मैं, देना है। मैं नहीं एक कॉन्फिडेंस दे देता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर में एक्चुअली पढ़ा था इनिशियली 25-30 सेक्शन तक। ओके, तब दीपावली आ गया तो उसके बाद मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं था। फिर भी मैं जाके एग्जाम दे दिया। मेरा सेक्शन 30 या 35 तक ही पढ़ा था। आई गॉट आई थिंक 48 इन द फर्स्ट पेपर सर विदाउट आप रीडिंग एनी। दिवाली के बाद क्यों नहीं पढ़े सर? नहीं मेरा कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो गया मैडम एक्चुअली। ओके ओके। दीपावली ने पढ़ाई बंद कर दी। पूरा बिल्कुल बंद हो गया था मेरा, बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन एक्चुअली सर में तो उसका ज्यादातर हमारे सर सेक्शन है ना, 85 तक ही एग्जाम में जाता। पेटेंट ऑफिस की प्रोसीजर है ना, उतना ही सिलेबस हमारा ज्यादा तो आता है केस स्टडीज के लिए। सर क्योंकि 100 सेक्शन से ऊपर अपन चले गए ना, हाँ तो मतलब ये समझ लो कुछ ज्यादा बचा नहीं है, फिर वो तो बस हमें हाँ सिर्फ एक बार हाँ। पढ़ना है। हम्म 100 सेक्शन के बाद सब 3 ही टॉपिक तो है, एक इन्फ्रिंजमेंट, पेटेंट ऑफ हम्म जो पेटेंट एजेंट के सेक्शन है, दूसरा एजेंट, पेनल्टीज। हाँ, पेनल्टी। बस ये खत्म। एक दो क्वेश्चन गवर्नमेंट का आ जाएगा सर, ट्रिप्स एग्रीमेंट इसका उसका, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग। और सर वो सारे वो भी तो हैं, अ, क्या ये सिप है, SIPP और मैम 10-10 मिनट के टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट के, अच्छा, एक एक हाँ टॉपिक वो दस तो है दस सर मिनट का इतने। है बस। मेन है आपका पेटेंट और ये एक्ट, कुछ रूल, रिलीफ डिजाइन वगैरह एक्ट, भी डिजाइन है रूल। शायद, एंड वाला टॉपिक। कौन सा मैम? रिलीफ है जनरल, पता नहीं सर क्या, तो कुछ तो नाम है, वो देख के बताना पड़ेगा, आया था उसका एक बार क्वेश्चन। जन विश्वास बिल का था, पेनल्टीज का। नहीं, जन विश्वास बिल का तो उसी टाइम आया था। रिलीफ है सर ये, कुछ हाँ सेक्शन रिलीफ। 108 से रिलेटेड, हाँ इंजंक्शन और डैमेजेस और वही अकाउंट तो, ऑफ प्रोफाइल। वो इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट है मैम, कहता रहा हूँ मैं, अच्छा 104 से आगे अच्छा 115 अच्छा। तक आपके इन्फ्रिंजमेंट के सेक्शंस हैं। सारे हाँ हाँ। छोटे मेजर सेक्शन सब 100 से पहले खत्म हो जाएंगे। देखो मैम हम्म। 72 तक याद है कि नहीं है? हाँ हाँ वो तो है सर। बस मतलब वेटेज देखो आप, वेटेज के हिसाब से आप लगभग मोर देन 70% सिलेबस आप कवर कर चुके हो वेटेज के हिसाब से। ये देखिए। नंबर ऑफ सेक्शन आप काउंट करोगे तो 50% तो भी हो ही गया। वो तो हो कुछ गया सर। मुश्किल नहीं है। अभी मैम क्या कोई करना है पर्सन सर इसके आगे? आज भी शुरू करेंगे तो भी हो जाएगा। चले, पेपर तो कंप्लीट हो गया था। कल केस स्टडी मैंने दी थी, वो सबमिट किस किसने नहीं की? तो मैंने नहीं करी सर। चलो, अच्छा सबसे मेन
फॉर्म किसने ध्यान नहीं रखना। भरा है? फॉर्म किसने नहीं भरा अभी तक? जी तो अर्चना भर मैम, दिया। किसी को मैंने तो कोई भी की। प्रॉब्लम फॉर्म भरने में? क्योंकि परसों लास्ट डेट है और एक्सटेंशन अभी तक कोई आया नहीं है। किसी को फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा तुरंत शाम को, कल, चाहे अभी रात में कर लो आप। ठीक है, चलिए। अभी हम पहले रिवीजन कंप्लीट करेंगे पे डिजाइन का। अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे? 15 तक हो गया 15 हमारा। तक। एक्सेप्शनल 16। केसेस रह गए उसमें। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए प्रदीप सर। सर, तो यहाँ पे आ गए हम कहाँ तक? 16 तक थे। 16 बताना था, इफेक्ट ऑफ 15 का नहीं 15 सर का 15 का एक्सेप्शन क्या है सर? हाँ हाँ 15 का एक्सेप्शन। ज्वेलरी सर, टू स्मॉल ज्वेलरीज टू मार्क एंड कपड़े के ऊपर का हैंड कर्चीफ। हैंकरचीफ्स? चारकोल नहीं चारकोल सर नहीं, चारकोल वोवन चारकोल एंड हैंड टेक्सटाइल एक्सेप्ट हैंडकरचिप्स और ब्रिटल चारकोल डस्ट आर्टिकल्स। सॉरी, चारकोल। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है। ज्वेलरी टू स्मॉल। नो, ऐसा भी तो है, ऐसा तो और कुछ भी नहीं। एक रूल ऐसा भी है? 26। सर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ गवर्नमेंट। ट्रेड के लिए, आपको अगर ट्रेड और आपके इंडस्ट्री से कल इस पे हमारा वो भी डिस्कशन हुआ था, पेटेंट जनरल और गैजेट, ऑफिशियल गैजेट। ओके 16। प्रदीप सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। ओके, 3 exemptions सर यहाँ पे: कर्चीफ, हैंड कर्चीफ, चारकोल डस्ट एंड गवर्नमेंट पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर. These are the three things we can exemption for the registration or marking. सेंट्रल गवर्नमेंट Marking. अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकती है सर, एग्जाम्पशन दे सकती है? Yes, sir. नो, Certain industries, not everybody. नॉट सर्टेन इंडस्ट्री सर। कौन कौन आंसर करेगा इसका? हेलो गंगा सर, आपने आंसर दिया ट्रेड था आप। इंडस्ट्री सर, कंट्रोलर सर, ट्रेड इंडस्ट्री वाले रिक्वेस्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। हाँ, ऑन रिक्वेस्ट होता है, Oh. अपनी मर्जी से किसी के लिए नहीं करेगी और कोई पर्टिकुलर डोमेन के लिए नहीं करेगी। आपके आपके प्रोडक्ट पर अगर मार्किंग करने से डिजाइन की लुक अगर बिगड़ रही है, तब आप उसकी एग्जाम्पशन की रिक्वेस्ट फाइल करते हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एस्थेटिक लुक चेंज हो रहा है तो हाँ। हाँ, Good point. ये पता नहीं था सर सर मुझे। प्रदीप सर, आप हैंकरचिप को एक्सेप्शनल केसेस में डाल रहे? हैंकर चीफ नहीं आएगा। सर बोल रहे हैं हैंकरचिप। हाँ, वो एक्सेप्ट हैंडकरचिप्स है मैम, वोवन टेक्सटाइल एक्सेप्ट हैंडकरचिप्स। हाँ तो वही सर बोल रहे कि एक्सेप्शनल केसेस में लिखा है ना हैंकरचिप, इसलिए। ये तो लिखवाया था, ये एक्सेप्शन रूल नंबर 26 सर में है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि अगर एक्सेप्शन देती है तो उसमें हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ना? हाँ यस, सर कर सकते हैं। उस केस में हो जाएगा। नहीं, हैंडकरचिफ नहीं आएगा, आएगा या आएगा नहीं, मुझे आएगा हाँ या नहीं यही मैं बोल रही है आएगा। सर आपको, आपका क्या कंफ्यूजन है इसमें? नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। सो हैंडकरचिफ, चारकोल डस्ट, सो इसमें रजिस्टर मार्किंग नहीं रहेगा, तो ये नहीं दो। सर यही गलत है, आप यहाँ पे गलत है। हैंकरचिप में होना चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेप्शनल केसेस है लेकिन हैंकरचिप में होना चाहिए, ये है। ओ, उल्टा है क्या मैडम? मेरा अंडरस्टैंडिंग हाँ गलत है। मैंने टेक्सटाइल आपको 2 बार ब्रैकेट 3 में बार सुना, हैंकरचिप। तो हाँ, आप यही बोल रहे थे, इसलिए मैंने सुना कि ओ, आपका कुछ गड़बड़ है ओके, थोड़ा। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके ओके, मैं लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट ईयर का भी मेरा सेम थॉट प्रोसेस था। ओके, माय बैड। ओके, थैंक यू। नहीं सर होता है, ये हमारे दिमाग में चला जाता है ना तो लगता है कि ये सही है।
तो ठीक पूरे है 3 थैंक्स। मार्क्स चले जाएंगे इसमें। हाँ एक्सेप्शनल केसेस में डाल दिया था। चले जाएंगे मैम, सही। तेरा घर सेक्शन चला जाएगा। सर सर सेक्शन 16 जाएंगे। सर 16 मैं बताऊं? जी मैम, चलिए बताइए। सर सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट गुड फेथ, ये इसका वो है, कीवर्ड है। तो सर मैंने इसको ऐसे समझा है कि जैसे ए प्रोपराइटर है, बी हम लोग गुड फेथ पर्सन मान लेते हैं, भरोसेमंद आदमी, और सी मैन्युफैक्चरर है। तो अगर ये आता है हम लोग डिजाइन रजिस्ट्रेशन के पहले, अगर ए ने बी को बताया है गुड फेथ पर्सन को, और बी ने डिस्क्लोज कर दिया डिजाइन किसी के सामने या ऑनलाइन या कहीं पे भी, तो उसको हम लोग प्रायर आर्ट नहीं मानेंगे। और सेकंड केस तब होता है जब ए ने सी को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया था, जैसे हम लोग को जब ओरिजिनल फोटो वगैरह सबमिट करनी होती है उसके लिए अगर हम लोग ने दिया था, और सी ने मे बी डिस्प्ले कर दिया हो डमी में, ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर दिया हो या पब्लिश कर दिया हो, तब सी की पब्लिकेशन को प्रायर आर्ट नहीं माना जाएगा। इन दोनों केसेस में उसको प्रायर आर्ट से एक्सेप्शन मान के फिर हम लोग उसको सेफली फाइल कर सकते हैं। हम लोग नॉवेल्टी चेक करेंगे, ओपीडीएस में पी नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। फिर आगे नॉर्मल प्रोसीजर चलेगा। तो बहुत बढ़िया। सारिका मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं ये तो सही है। 17। यस प्रदीप सर। सर एक पॉइंट ऐड करना 15 में, लाइक इफ किसी ने स्पेसिमेन सबमिट नहीं कराया तो एक बार कंफर्म भी करिएगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है। अगर स्पेसिमेन सबमिट नहीं कराया और ना ही उसने मार्किंग कराया अपने प्रोडक्ट पे, स्टिल समवन इज कॉपीइंग माय डिजाइन, मैंने उसको एक नोटिस दे दिया फर्स्ट टाइम, अगर वो सेकंड टाइम उसके बाद भी अगर क्या कहते हैं पायरेसी कर रहा है, देन आई कैन क्लेम द देन आई कैन फाइल द इंफ्रिंजमेंट शूट अगेंस्ट हिम। क्या ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है? सर नहीं सर। हाँ, बोलिए बोलिए सारिका मैम, बोलिए। हाँ सर उन्होंने बोला कि पेसिमेंट नहीं दिया है, तो कंट्रोल पहले हम्म पेसिमेंट नहीं दिया है तो आपका डिजाइन है तो रिफ्यूज हो जाता है। रिजेक्ट मीन्स कौन सा भी वर्ड आप यूज करो लेकिन आपका डिजाइन इनवैलिड हो जाता है उधर। नहीं, अगर कोई यूज कर रहा है स्टिल। रजिस्टर से ही निकाल दिया जाता है तो आपके पास राइट ही नहीं रहेंगे ना सर पायरेसी सूट ओके, फाइल करने के लिए। नहीं, अगर मैं दूसरा केस, अगर मैंने स्पेसिमेन दिया है पर प्रोडक्ट पे मैंने हाँ मार्किंग नहीं कराई, और हाँ। उस केस में कोई यूज कर रहा है और फिर मैंने उसे नोटिस दिया कि आप यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज मत करिए, स्टिल वो फिर भी यूज कर रहा है, देन उस केस में तो मैं क्या कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता हूँ। नहीं सर पायरेसी सूट आप फाइल नहीं कर सकते। सूट तो फाइल कर सकते हैं, डैमेज नहीं मिलेगा, आप उसको रोक सकते हैं। हाँ हाँ डैमेजेस क्लेम नहीं कर ओके सकते आप। हाँ। ओके, फर्स्ट वार्निंग के बाद भी अगर वो फिर यूज कर रहा है तो बस मैं उसे वार्न कर सकता हूँ खाली। हम्म ओके। यस सर। सेक्शन 17 आएगा, इंस्पेक्शन ऑफ सर रजिस्टर्ड लेकिन डिजाइन। एक इसमें, ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, इसमें दो चीजें आएंगी। मान लीजिए आपकी पायरेसी हुई या और आपने सूट फाइल किया, कंडीशन ये है कि मार्किंग नहीं है, या ठीक है सर, हम्म तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके आपकी पायरेसी हुई, आपने बीच में उनको नोटिस दिया कि आप मत करो, फिर उसके बाद आपने सूट फाइल किया, तब नोटिस के बाद के डैमेजेस आपको मिल सकते हैं। ओके, यही मेरा पॉइंट है, अगर उस नोटिस के बाद भी स्टिल यूज कर रहा है तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तब आपको मिल सकते हैं सर डैमेजेस। ओके। लेकिन सर सर मार्किंग नहीं है फिर भी? हाँ, हम यही बोलता है ना हमारे सेक्शन की मार्किंग या रजिस्टर नंबर आरजीडी नहीं है तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। देखिए मैम, देख लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हाँ चेक कर नहीं लेते सर, हैं। मैंने अभी रूल में पढ़ा, उसमें लिखा है बी पॉइंटर में। एक्ट में भी लिखा है सर, एक्ट में भी लिखा है, या बट फिर भी एक बार डिकोड कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सारिका मैम, हाँ सर। यही है ना सेक्शन सेल्स वाला? हाँ, यस, सब क्लोज बी में है सर। यहाँ से पढ़िएगा।
सर मुझे बोल रहे हैं आप? जी मैम, नहीं एक मिनट, ओके, यहां से नहीं, ये बी। बी से। जी। Cause is such article to be marked with the prescribed mark or with the prescribed words or figures denoting that the design is registered, and if he fails to do so, the proprietor shall not be entitled to recover any penalty or damages in respect of any infringement of his copyright in the design. हाँ, यहाँ तक ही हमने याद रखा है कि हाँ, मार्किंगों ने तो आगे। unless he shows that he took all proper steps to ensure the marking of the article, or unless he shows that the infringement took place after the person guilty thereof knew or had received notice of the existence of the copyright in the design. ओके, हाँ आधा ही हमारा मिसिंग था। एक्सप्लेन कर दीजिए मैम एक बार सभी को। ए सेक्शन ए पॉइंट ए बोल रहा है कि हमारे पास जब हमने पेनल्टीज और ये डैमेजेस क्लेम करना है तो हमें मार्किंग करना जरूरी है, ऐसे हमने पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट है, अनलेस ये बोल रहा है कि जब हम किसी को जिसने पायरेसी किया है उसको नोटिस दिया है और प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए तो आफ्टर दैट हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। कि ठीक है सामने वाले ने गलती कर ली, बट हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मत करो, ये एक इस पे ये रजिस्टर्ड डिजाइन है, उसके बाद भी अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर आपको डैमेजेस मिल जाएंगे। बेसिकली आपको ये प्रूफ करना होगा कि सामने वाले को पता थी ये बात कि ये रजिस्टर्ड डिजाइन है, तब भी वो ये काम कर रहा है। हाँ, वो गिल्टी फील होना चाहिए ना उसको। हाँ, मतलब फील नहीं होनी चाहिए, प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो गिल्टी हाँ, है। प्रूव करनी चाहिए वही गिल्टी प्रूव करना है। गिल्टी प्रूफ करना पड़ेगा। प्रदीप सर, हाँ, हाँ बहुत बढ़िया सर, ये पॉइंट आपने निकाला। सर एक और पॉइंट है इसमें, जी। अगर मैंने मार्क नहीं करा है और हम्म थर्ड पार्टी को यूज कर दिया और मैंने उसे नोटिफाई भी नहीं करा है, स्टिल जब वो यूज कर रहा है मुझे पता है, उसके बाद मैंने अगर स्पेसिमेन सबमिट कर दिया ना, तो उस टाइमलाइन के बाद भी मैं इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता हूँ। जो स्टेटमेंट है अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, अनलेस ही शोज दैट ही टुक ऑल प्रॉपर स्टेप्स टू इंश्योर हम्म दैट मार्किंग ऑफ द आर्टिकल, और हम्म अनलेस he shows the there is a guilty chance, so there are two conditions। अगर मैंने मार्किंग उसके बाद फॉलो करी है तब भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हाँ सर, उसको पता हो, आपको ये प्रूफ करना है कि उसको पता था कि वो रजिस्टर्ड डिजाइन है। मान लीजिए कि एक तरह से जब उसने इन्फ्रिंजमेंट शुरू किया, पायरेसी करना शुरू किया, तब आपके प्रोडक्ट पे मार्किंग नहीं थी। या आपको पता चला कि मेरी मार्किंग ना होने से ये इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, आपने मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया। यस उसके बाद भी अगर वो कर रहा है ये काम, तब आप पेनल्टी डाल सकते हो, उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यस सर पेनल्टीज कब वो डैमेजेस क्लेम करेगा? मार्किंग करने से या मार्किंग करने से पहले उसने यूज किया है तभी वो, जिस दिन से यूज किया है उस दिन से हम डैमेजेस क्लेम करेंगे? नहीं नहीं, जिस दिन आपने मार्किंग मार्किंग करने की। से, हाँ हाँ, वही। जिस दिन आपने मार्किंग करी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सभी लोग। हम्म, साक्षी मैम, जी सर। आप आंसर कीजिएगा, जी। सभी लोग आंसर कीजिएगा। बेसिकली साक्षी मैम के साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि सब लोग समझ पाए, बट आंसर सभी को करना है चैट बॉक्स में। मान लीजिए आपका डिजाइन रजिस्टर्ड हो गया,
पब्लिश हो गया बेसिकली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद पब्लिकेशन होता है। पब्लिश हुआ, आज की डेट, आज के डेट है 19th of August 25। इसके बाद आपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट किया, और अजम्पशन ये है कि मार्किंग आपने आपके प्रोडक्ट पर मार्किंग नहीं की है। तो एक पर्सन है जिसने इसके 1 साल के बाद लगभग 19 अप्रैल 2026 से आपको इन्फ्रिंज करना स्टार्ट कर दिया। आपके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हुआ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, पायरेसी करना शुरू किया। आपने सर। इनके ऊपर सूट फाइल किया 21/12/26 को। क्या आपको यहाँ पर इस टाइमलाइन में डैमेजेस क्लेम होंगे? नहीं सर, जब से वो मार्किंग करेगा तब से होंगे, मार्किंग करवाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए, क्या इस पे उनको डैमेजेस मिलेंगे? नो। गंगा सर का आंसर है नो। प्रदीप पाल सर नो। रूबी मैम नो। अर्चना मैम, मोनिका मैम, अर्चना मैम का आंसर नो। पुष्पेंद्र सर, प्रदीप एच सर, ओके, चलो। अब मान लीजिए मुझे पता चला कि ये पर्सन मेरे प्रोडक्ट को इन्फ्रिंज कर रहा है बिकॉज, क्योंकि मैंने मार्किंग नहीं की। तो मैंने सोचा कि चलो इनको नोटिस भेज देते हैं, और मैंने इनको नोटिस भेज दिया 10 जून 2026 को। क्या अब ये पर्सन डैमेज क्लेम कर सकता है अगर उसके बाद भी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो रहा है, पायरेसी हो रही है? जी सर, सभी लोग आंसर नोटिस भेज कीजिए। दिया है तो हाँ, करेगा। और या तो मार्किंग हो रखी है, या तो जब से नोटिस भेजा है जो पहले होगा सर वहीं से होगा। हाँ, या तो उन्होंने उसके बाद इस डेट को नोटिस भेज दिया, या इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि किस डेट से वो इन डैमेजेस क्लेम कर सकता है? डेट बताइएगा आप सभी लोग। 10/6/26। बहुत बढ़िया मैम, सभी लोग बताइए, डेट आंसर कीजिए। 10/6 पुष्पेंद्र सर का आंसर। बाकी सभी लोग भी डेट बताइएगा। 10/6, 10/6, 10/6। बहुत बढ़िया, बस यही इसमें डिस्कशन है। सारिका मैम, आप इस पे और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ मार्किंग, बिल्कुल प्रदीप पाल सर, बिल्कुल सही। नहीं नहीं सर, ये नोटिस के बाद हम कर सकते हैं, बिफोर नोटिस नहीं करेंगे, विदाउट मार्किंग। हाँ सर अगर एक डेट पहले है तो विच एवर इज अर्लियर वो होगा। हाँ, विच एवर इज अर्लियर, कि अगर हमने पहले नोटिस भेज दिया बाद में मार्किंग करी, क्योंकि मार्किंग करना एक बहुत बड़ा चेंज है प्रोडक्शन यूनिट में, उसमें टाइम लग सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15, 20, 25 दिन। बट हमने नोटिस तो भेज दिया ना, तो जो भी आप काम पहले कर लेंगे उस डेट से आप डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चलिए इसको भी बाइफरकेट कर लेते हैं। कि मान लीजिए मैंने 10 जून 2026 को नोटिस भेजा और मार्किंग स्टार्ट किया 1 अगस्त से। तो अब मैं डैमेजेस कहां से क्लेम कर सकता हूं? 1/8 से। ओके, रूबी मैम ने भेजा 1/8, बाकी सभी लोग आंसर कीजिए। सर 10/6। 10/6 मार्किंग से। अर्चना मैम का आंसर मार्किंग से।
सभी लोग आंसर कीजिए। सजत सर, नॉट रिसीविंग योर आंसर। प्रदीप पाल सर का आंसर आ गया। प्रदीप एच सर मार्किंग से देखिए, जो काम आप पहले कर देंगे वहां से आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, तो यहां से डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। मार्किंग जरूरी नहीं, आपको नोटिस दे दिया आपने, काम हो जाएगा आपका। कि आपने सामने वाले को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया ये मेरा डिजाइन रजिस्टर्ड है, आप मत कीजिए, पायरेसी मत कीजिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट मत कीजिए, तो आप वहां से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, कोई डिबेट? सर हम लोग रूल एक्ट भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हुआ है। मैम एक्ट से निकाला मतलब, मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। आप चाह रहे हैं कि जो हम संडे को पढ़ रहे हैं उस दिन हम जी सर, एक्ट पढ़े? जी सर, जी सर। मैम पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, सर बट छोटे छोटे हैं डिजाइन में तो सर। मैम है तो छोटे छोटे, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसका रीजन ये है मैम, अभी हमने एक बेस फाउंडेशन किसी सेक्शन का बना लिया है ना, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, वरना सेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में ना टाइम बहुत जाता है। अभी जैसे हम एक बार एक फाउंडेशन बना लिए ना किसी पार्ट की, जब हम उसके ऊपर एनहेंसमेंट करेंगे ना, तब वो चीज ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलते हैं। जी सर। ये रीजन है मैम, बाकी और कोई रीजन नहीं है। सर तो फिर मतलब जैसे हम लोग ने संडे की क्लास कर ली, फिर हम लोग इंश्योर करें जो हम लोग अभी 5 डेज कर रहे हैं वो हम लोग डेली 1 से रिवीजन ना करके जो हम लोग ने संडे में क्लास पढ़ी है सर हम्म, उसको हम लोग एक्ट वाइज हम लोग पढ़ें, और फिर वो उसके क्वेश्चन जैसे आपने अभी दिए थे पुराने एक्ट से कनेक्ट करके वैसे करें, मैम क्योंकि फिर सारा एक एक। काम जरूरी है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट छूट जाता लेकिन रिवीजन नहीं। सर रिवीजन तो तो डेली नाइन बेस थर्टी पे। टू टेन हम लोग वो कर तो रहे हैं रिवीजन। हाँ, आधे घंटे का रिवीजन करो, बट वो जरूरी है। इसीलिए 10 o'clock के बाद मैंने डिस्कशन छेड़ा। रिवीजन तो डेली बेस पे जरूरी है मैम। मैं पॉइंट छोड़ने को तैयार हूँ, बट रिवीजन नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के चक्कर में बाकी के 4 पॉइंट आप भूल जाओगे नहीं तो। हम्म। रिवीजन तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मैम। अगर रिवीजन में मेरे को नहीं दिखा कि कोई कर पा रहा है, तो रिवीजन में सबसे पहले चाहिए मुझे। अभी ठीक है सर। थोड़ा सा सब फेस्टिवल चल रहा है, आप लोग जैसे बिजी हैं, तो मैं अभी इसलिए शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ। मैं रिवीजन का शेड्यूल बनाने वाला हूँ। सर अब तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है सर, मैम कोई बात नहीं, दिवाली तक। 1 साल का कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, फिर अगले साल जितनी खुशी से आप पेपर पास होने के बाद बनाएंगे, दुगनी खुशी से बनाएंगे, इस साल की कवर हो जाएगी। देखिए ऑफ होगा, ऐसा नहीं कि अपन किसी और फेस्टिवल पे ऑफ नहीं रखेंगे, बट वो जहां सर सबको कब है जरूरत हो। छुट्टी सर? अभी कोई डिक्लेयर नहीं करेंगे मैम। जैसे जो मेजर फेस्टिवल है ना, जैसे दिवाली है, दशहरा है, वो सबका कॉमन है। अब जैसे क्या होता है हम्म। मैम, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, तो नॉर्थ इंडिया में गणेश उत्सव का बहुत ज्यादा मतलब चलन नहीं है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है उस पे, है ना। और जैसे जैसे आप एमपी और राजस्थान से नीचे गुजरात से आगे जाएंगे, आपको गणेश उत्सव बहुत बड़ा त्योहार है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट जैसे यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली साइड देखेंगे, जो साउथ या सेंट्रल इंडिया उससे नीचे से है, वो लोग यहाँ पर हैं, वो मनाते हैं। बट तो ऐसे में क्या होता है कि आ, आप गणेश उत्सव बना रहे हैं, सारिका मैम बना रहे हैं, आपके लिए ठीक है, लेकिन बाकियों को क्या करें, जिसके घर में ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हो? तो जो सबके जी लिए है सर। उस पे तो हम डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर सबकी जरूरत है। और दूसरी बात मैम, अगर ऐसे हर फेस्टिवल पे हम ऑफ करेंगे मैम, तो हमारे पास जो एक एडवांटेज है टाइम का, वो खत्म हो जाएगा। और आप एग्जाम का पैटर्न देख के इतना समझ सकते हैं कि हमें रिवीजन्स किस लेवल पर चाहिए। जी सर। बस।
चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। 16, सेक्शन 16 पे हम बात कर रहे थे। चलो, जी साक्षी मैम कंटिन्यू कीजिए सेक्शन 16 से। जी सर। सर 16 तो बता देना था, गुड फेथ वाला। हाँ हो गया है 17 से। ओके, चलो 17। सर 17 टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। सो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं डिजाइन का, तो वो दो कंडीशंस होती हैं। डिजाइन रजिस्टर में पब्लिश, मतलब डिजाइन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाती है, या तो डिजाइन का हम्म रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, स्टिल पेंडिंग, या ये वाला रिजेक्शन वाला केस होता है। तो जब सेकेंड हम्म वाला केस होता है तब हम लोग आगे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख ही नहीं सकते, पब्लिकली नहीं ओपन होता है जब वो लीगल प्रोसीडिंग्स या ये सब स्पीच के उसमें हम्म होता है और वो पब्लिश नहीं हुआ था। तो जब हम्म सब डिजाइन रजिस्टर में पब्लिश हो चुका होता है, उसके हम्म बाद हम लोग फॉर्म 5 फाइल कर सकते हैं, और फॉर्म 5 फाइल करने से हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डिजाइन एंड उसके डॉक्यूमेंट का। फॉर्म 5 रूल 27 होता है, फीस होती है 500 रुपीज। अगर हम लोग उसके बाद अगर हम लोग ऑफिस में जाके चेक करते हैं तो उसमें फॉर्म नहीं फिल करना होता है, बट हमें 200 रुपीज देने पड़ते हैं पर डिजाइन। 250 है शायद। 250, सॉरी 250 सर, ये रूल 38 में ये आता है सर। 250 है हम्म सर। हाँ सर। हम्म 250। फिर उसके बाद जब हम लोग फॉर्म फाइल फिल कर देते हैं तो कंट्रोलर से के पास रिक्वेस्ट आती है, तो या तो हमें बाय पोस्ट रिसीव हो जाता है या हम लोग ऑफिस आवर्स में जाके उसको पॉसिबली देख सकते हैं। तो अगर हम लोग को देखने के बाद हम लोग को अगर सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए होती है उसकी, हम्म रजिस्टर्ड डिजाइन की जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, तो हम लोग फॉर्म 16 भरते हैं, फीस 500। और फिर 1 वीक के अंदर सर्टिफाइड कॉपी आ जाती है। कॉपी यही ऑफ डिजाइन के लिए फॉर्म कौन सा है? डिजाइन डिजाइन सर हम लोग इसमें 17 में हम लोग फॉर्म 16 भरते हैं जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन पे होता है। फॉर्म हाँ 16 भरते हैं, ये हमारा सेक्शन 17 में ये आता है। और 1 वीक हाँ, के अंदर हम लोग को सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, और यही हम लोग का प्रूफ होता है कोर्ट वगैरह या किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में। और फिर इसके अलावा अगर मुझे सर डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हाँ चाहिए। सर, फिर सेकेंड पार्ट आता है इसी में सर, सेक्शन 26। अगर हम लोग को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स की अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन रजिस्ट्रेशन, तो हम लोग फॉर्म 15 फिल करते हैं, तो रूल 41 होता है और फीस 500 होती है। फिर सेक्शन उसके 26 में हमें जो हाँ है 15, फॉर्म 15 रूल 41। किसी भी डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेशन अगर हमें चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो फॉर्म 15। फॉर्म 15, फीस 500, रूल 41। हम्म ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हम लोग को कॉपीराइट या अपने डिजाइन का करंट स्टेटस चेक करना होता है कि क्या वो स्टिल एक्टिव है, तो सर इसका सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका या नहीं है। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है तो सर हम लोग फॉर्म 6 फाइल करते हैं, फीस 500 अगर होती है। डिजाइन का नंबर हमारे पास है हाँ, तो टू फॉर्म चेक, हाँ टू चेक द स्टेटस ऑफ द डिजाइन एंड हम्म इन केस वी नो द रजिस्ट्रेशन नंबर, देन हम्म वी फिल फॉर्म 6, फीस 500। या तो हम्म अगर नहीं होता है तो फॉर्म 7 पढ़ते हैं, फीस 1000 होती है, क्योंकि उसमें कंट्रोलर को काम ज्यादा करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर उसको क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं टू चेक द एग्जिस्टेंस? सर जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम लोग को प्रोडक्ट का टाइप पता होता है या डिस्क्रिप्शन पता होता है या ऐसा कुछ पता होता है, तो उसके क्लास, बेसिस पे क्लास। एटलीस्ट क्लास तो आपको बतानी पड़ेगी। सर क्लास तो कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा ना, क्लास, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेम एंड एड्रेस। मैम वो तो तब करेगा जब आप उससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, हाँ वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन हाँ अगर आपके पास डिजाइन का नंबर नहीं है जिसका इंस्पेक्शन आप करना चाहते हो, हाँ
तो आपको एटलीस्ट उसकी क्लास जरूर बतानी पड़ेगी कि किस क्लास का डिजाइन है वो। एक सेकेंड, रिक्वेस्ट एबल टू कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा सर, ये पॉइंट तो सर मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि कंट्रोलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन में ये 4 पॉइंट लिखाए गए थे कि स्टेटस क्या एक्टिव है कि नहीं है, कौन सी क्लास है, डेट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोप्राइटर, और बेस्ड ऑन अदर इन्फो में लिखा था डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइप। हाँ, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है, ये आपकी बात सही है, बट हमने जब फॉर्म चेक किए थे ना, तो फॉर्म 7 में ऊपर कॉलम है क्लास लिखने के लिए, क्लास तो आपको बतानी पड़ेगी। एक सेकेंड, ये हालांकि कहीं लिखा नहीं है, वो बात सही है, हाँ बट फॉर्म में ऑप्शन है उसका, तो वो एटलीस्ट आपसे क्लास जरूर पूछेगा। तो लिखा था ओनली क्लास नोन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा तो। हाँ, वो फॉर्म में हमने देखा था एक्चुअली। कोई बात नहीं, वो हालांकि एक्ट ना एक्ट में लिखा है, और रूल तो हमने नहीं देखा था, रूल देख लेते हैं इसका अगर कोई है। फॉर्म 7 का सर है, फॉर्म 7 का रूल नहीं है। 28 है ना, 28 to 8। नहीं, 28 है, हाँ। सर्च अंडर सेक्शन 8, देखिए। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं रूल 28 है सर, कौन सा शेड्यूल में लिखा है? जी, ये रूल 28 है मैम। तो एक यहाँ से पढ़िए, सेकंड रूल पढ़िए, इसका सब रूल। If the applicant is unable to furnish the registration number of the design, he shall file with the controller in Form 7 together with such information as is in his possession, and the controller shall thereupon cause search to be made in the class इंडिकेटेड। indicated therein as much as be possible on the information supplied, and shall furnish such information as may be obtainable. Where Form 7 is accompanied by a representation or specimen of the design, such representation or स्पेसिमेन शैल बी फर्निश्ड इन डुप्लीकेट। मतलब स्पेसिमेन चाहिए होता है, क्लास, ये दो चीज तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, हम्म, देखिए, ये दिख रहा है मैम। हाँ सर, देख लिया सर, फॉर्म देख लिया मैंने, फॉर्म देख लिया सर। ये जो आपने रूल खोला था सर, ये कौन से शेड्यूल में गिवन है क्या सर? हाँ जी। रूल्स में तो गिवन है, बट हमें ऐसे ढूंढना होगा तो क्या सर सारे रूल्स देखने पड़ेंगे सर? नहीं नहीं, देखिए, पहली बात तो रूल कहाँ से मिलेंगे वो देख लेते हैं। ये हम गए होम पेज पर, डिजाइन सर बुक ले रूल्स। लिया मैंने तो। नहीं मैम, देखिए वो ठीक है, बट अगर ऑनलाइन हमें चेक करना है तो हाँ रूल्स के पेज पे, ये HTML पेज है, जी इसको सर। मैंने खोल लिया। हम्म, अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च अंडर सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 का रूल है 28। नहीं सर, 18 जैसे शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है ना सर, इसमें मैम, स्केड्यूल रूल्स का ही पार्ट होता है, देखिए। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल होता है फीस, सेकंड होता है हाँ फॉर्म्स, हाँ फोर्थ होता है स्केल ऑफ कॉस्ट, फिफ्थ होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, थर्ड ओमिटेड है। 4 ही शेड्यूल हैं। पहला फीस, दूसरा फॉर्म्स, तीसरा होता है स्केल ऑफ कॉस्ट। मतलब जब भी किसी हेयरिंग में या किसी प्रोसीडिंग में अगर किसी को कॉस्ट अवार्ड की जाती है, या हाँ डैमेजेस जो आप क्लेम करने की बात करते हैं, वो हाँ ऐसा नहीं कि कितने भी डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, उसका भी एक रूल होता है कि किस चीज के लिए कितना जो है उसको अमाउंट फाइन पे करना होगा। वो सब जो डिसीजन लेता है कंट्रोलर, वो इस फोर्थ शेड्यूल को देखकर लिया जाता है, स्केल ऑफ कॉस्ट से। अभी और शेड्यूल 2 खोलेंगे क्या सर? नहीं नहीं मैम, HTML पेज खोलिए, ये देखिए, ये HTML पेज आ गया, हाँ इसको मैंने खोला।
हम्म। बस ये रूल्स आ गए सारे। रूल नंबर पे क्लिक कीजिए, आपका रूल खुल जाएगा। जैसे रूल 28 है, मैंने रूल नहीं 28 पे सर, क्लिक हम किया। लोग को कैसे पता चलेगा सर? कंट्रोल F करके देखेंगे, सेक्शन 8 लिखा है कहीं? नहीं होगा ना सर ऐसे। मैम वो तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत तो सर्च भी करना पड़ सकता है कभी कभार। वही सर जैसे हम कह रहे हैं। हम्म, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं कि जी सर। कौन से सेक्शन के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये कैसे पता चलेगा। हाँ सर। उसके लिए मैम कभी कभार देखिए, अब इसकी तो टाइटल में ही दिया हुआ है, तो आप पता कर हम्म। सकते हैं। नहीं तो देखिए, हाँ जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं ना, जी। वैसे यहाँ पर चैप्टर्स है, तो आप उतना आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से रूल के किधर आएगा? आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम्म। आपको उसके टाइटल से अंदाजा लग जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ना भी हम्म। पड़ सकता है ना। ठीक है सर। ऐसे है। सर तो इसमें आएगा रूल 28, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला, फॉर्म 7 के साथ। हाँ, कुछ चीजें मैम एक्ट में नहीं मेंशन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो रूल्स में मेंशन नहीं होती है, वो फॉर्म से तो समझ फिर में आप आते हैं। क्वेश्चन दे देंगे एक्ट क्या है, रूल क्या है? इससे कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मैम। अभी क्या है, रूल पढ़े नहीं है इसलिए आपको लग रहा है। देखिए, डिजाइन के साथ या इस एक्ट के साथ साथ जो आप रूल पढ़ते जा रहे हैं ना, वो तो ठीक है। जी। हम्म। लेकिन जब एक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अलग से पूरे पेटेंट रूल्स वापस से मैं पढ़ाऊंगा। अनिल सर आपको ठीक है पूरे सर। डिजाइन के रूल्स वापस से एक एक चीज पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ ठीक है भी सर। नहीं बचेगा। लेकिन याद तभी रहेगा जब आप डेली बेस पे रिवीजन करेंगे, और रिवीजन में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। ये तो हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इस बात से तो सभी अग्री करते हैं कि रिवीजन में अगर आप डेली 15-15 मिनट 2 बार दिन में निकाल लीजिए, आधा घंटा, बस जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं रिवीजन के लिए, सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस, टाइमलाइन, उससे रिवीजन आप कर सकते हैं। प्रदीप सर, मुझे याद है संडे को आपने बताया था कि आप 1 महीना ही हुआ है लगभग आपको ज्वाइन किए हुए। उस टाइम भी मेरे माइंड में क्वेश्चन था, प्रदीप पाल सर। तो सर, आपने 1 महीने के अंदर इतना सारा कॉपअप कैसे किया सर, मेरे को ये जानना था आपसे। जैवी सर ने टारगेट दिया था तब कि उन्होंने बोला था बैच ऑनलाइन चल रहा है ऑलरेडी, वो हम्म 50 तक पहुंच गए हैं। तो उन्होंने हम्म मुझे 4 दिन का टारगेट दिया था कवर अप करने के लिए। तो उनके जो शॉर्ट्स वाले वीडियोस थे, मैंने ट्राई करा उससे कैचअप करने का, जो भी उन्होंने कैप्सूल था उससे, और मेमोराइज करा। लाइक मेमोराइज कैसे फर्स्ट। किया सर, वो ही मेरे को जानना है। वो तो सर ने आपको टास्क दिया सर, वो समझ में आया। यस यस। आपने एग्जीक्यूट कैसे किया, मतलब आपने ऐसा क्या किया कि देखिए आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन है, आपको सब कुछ याद भी है, तो आप क्या करते हो ऐसा, मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ। पहले स्टार्टिंग में तो मैंने जो भी सर ने दिया था वो जस्ट मेमोराइज का मेरा स्किल है। मैं ना जब तक लिखता नहीं हूं, मुझे याद नहीं होता। मैं एक चीज ना, शायद एक एक्ट मैंने 5 बार भी लिखा हो, मैं ओके। लिखता हूँ तो मुझे याद होता है। और जब भी मैं हम्म नेक्स्ट टाइम मैं लिखता हूँ ना, तो मैं हम्म इसको शॉर्ट करता चला जाता हूँ। लाइक अभी मतलब कोई चीज एक पेज में डेली है बेस तो, पे आप कुछ ना कुछ उसको लिखते हैं या रिवाइज करते हैं। हाँ, एक स्किल मैं वो फॉलो करता हूँ। और पैरेलली जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं हम्म ट्राई करता हूँ सेक्शन 5-7 जो भी है मुझे आता है, बट एक बार मैंने एक्ट पढ़ता हूँ, फिर उसको रूल हम्म से भी रिलेट करता हूँ, फिर उसको हम्म मैं चैट जीपीटी पे भी डालता हूँ, वो भी अपना अंडरस्टैंडिंग बताए एक बार मुझे। तो फिर वो जो हम्म समराइज होता है ना, तो वो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है वहां से। इस तरीके से। और एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप बोलते हो ना कि रूल फॉर्म फी, ये हम्म जरूरी नहीं है आप हर बार लिखो। आप हम्म खाली बैठे हो, आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लो, फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में ये रूल जस्ट। तो आप जितनी बार ये करोगे, दिन में 2 बार भी कर लिया, थर्ड डे हम्म फोर्थ डे फिफ्थ डे, तो आपका टाइम कम हो जाएगा। पहली बार मैंने करा था, हम्म मुझे 1.5 घंटा लगा था, मैंने आपको ट्रेड करा था। अगर मुझे हम्म बोले भाई मन में ही रिवाइज करना है, तो मैं 30 मिनट में पूरा अभी तक 1 से 60 और डिजाइन एक दोनों कर दूंगा, मन में ही बस कि हम्म ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा। और जहां अटक रहे हो वहां उसको नोटबुक में लिख लो तुरंत। नोट्स में जाके मत देखो, जब पूरा हो जाए फिर एक बार 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा स्ट्रेस दो माइंड को, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो नोटबुक पे जाने का, वरना नहीं जाने का। हम्म। क्या बात है सर, तो इस मतलब तरीके से। सिंपल स्ट्रैटेजी, सिर्फ डेली रिवीजन। यस, डेली रिवीजन।
ये मैं अपने प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में भी करता था। आप जो डेली रिवीजन कर रहे हैं वो खाली शॉर्ट नोट्स का करिए। पहले ट्राई करिए, आप सारा पढ़ लें, शॉर्ट नोट्स बना लें। पहले 6 दिन मंडे टू सैटरडे शॉर्ट नोट्स देखिए खाली, कि मैं डेली 1 घंटा है, मेरे को ऑफिस का टाइम काम करना है, तो मैं डेली 1 घंटा रिवाइज करता हूँ। संडे या सैटरडे जब भी आपका फ्री है, आप पूरे जो आपके मास्टर नोट्स हैं उसको जरूर देखें। कभी कभार छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो रिवीजन में रिकॉल नहीं होते, जो मैं वीक में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, तो उससे वो भी याद रहेंगे आप। जस्ट एक ट्रिक है ये, मैं एंट्रेंस एग्जाम में भी यूज करता था। डेली शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और एक दिन बैठ के वीक में पूरा रिवाइज करो। सो इस तरीके से आप करते जाओगे। जब भी रिवाइज करो, ट्राई टू शॉर्टन द थिंग्स। आप लिख रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, पहले कोई चीजें हम इंजीनियरिंग में करते थे, गेट एग्जाम में एक बुक पढ़ी है पूरी मास्टर्स मास ट्रांसफर की, वो पूरा एक नोटबुक होता था 200 पेजेस का। उसको एग्जाम आते आते ना इतना शॉर्ट्स कर लेते थे कि वो A4 साइज की 4 शीट्स पे आ जाता था। बस अगर वो भी देख लिया ना, सारा रिवाइज हो चुका है। आपको मेट्रो में खड़े खड़े देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, जब फ्री है तब देख लीजिए ऐसे। तो ट्राई करिए, नोट्स शॉर्ट करते जाइए, शॉर्ट करते जाइए। जो मेमोराइज हो गया उसको नोट्स में मत लिखिए, जो मेमोराइज नहीं है उसको नोट्स में लिखिए। इसीलिए अगर कोई किसी को नोट्स एक दूसरे के देगा भी तो वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे माइंड में है जो मेरे माइंड में है, वो नोट्स में नहीं लिखूंगा। जो नोट्स में वही लिखूंगा जो मुझे मेमोराइज नहीं है या जो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपने बताई सर, कि जो माइंड में है उसको नोट्स पे मत लिखिए, उसको बस रिवीजन में रखिए अपने। यस और यस जो याद नहीं हो रहा उसको पहले बड़े स्तर पे लिखिए, एलैबोरेटेड वे में लिखिए, फिर रिवीजन करते करते उसको छोटा करते चलिए, और जहां दिमाग में बैठ जाए उसको नोट से भी हटा दीजिए। ये सर हाँ यहाँ पे ना दो चीजें होंगी। अगर आप देखें, आपको ये भी पता रहेगा कि मुझे कितना याद हो गया और कितना बचा है। यस एक चीज आप मेजर कर पा रहे हो कि मेरे को कहाँ तक बचा है और कितना हो गया है। मतलब जो जो चीजें आपके नोट्स जितने छोटे होते जाएंगे, मतलब उतना ज्यादा आप मेमोराइज कर चुके हो और इजीली मेमोराइज होगा। यस यस पहला पॉइंट तो ये हो गया सर। दूसरा सर, जब आप यस रिवीजन करते हो डेली बेस पे, जो भी आप टाइम निकालते हो वो कैसे करते हो सर? लिख के करते हो या बस बैठे हो और माइंड में चल रहा है? पहले मैं लिख के करता था। आप जैसे 1 to 60 मुझे याद हुआ, मैंने हम्म पहली बार लिखा, मैंने हम्म 15 सेक्शन भूल गया, हम्म मैंने स्ट्रेस डाला, नहीं आया, मैंने दोबारा करा। मैंने स्टार्टिंग में 10 to 15 टाइम्स लिख के करा है। अब क्या होता है कि मॉर्निंग उठे, नहीं उठने का मन है, बस लेटे हम्म लेटे आंख बंद करके एक बार फ्रेश माइंड से रिवाइज कर दिया, गो थ्रू पूरा 60 हम्म तक। और जहां मिस हो गया वो उठने के बाद एक नोटबुक पे लिख लिया, अपना फ्रेश वगैरह हुए, ऑफिस का काम कर रहे हैं, जैसे टाइम मिला एक बार रिकॉल कर लिया कि ये छूट गया था, कौन सा था जो मैं भूल गया, उठने से पहले ही एक बार रिवाइज कर दिया। तो वो, हम्म या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाने सुनते सुनते रिवाइज कर लीजिए। मैं मास्टर्स में करा करता था अपने, कि अगर हम्म टाइम हम्म वेस्ट नहीं हो रहा है, बस आप रिवाइज कर लीजिए एक बार माइंड में। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये बताता है सर कि एक महीने में भी आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए। और सिंपल है, कोई बहुत हाई फाई कुछ नहीं, बस आपको डेली बेस पे 15-15 मिनट 2 या 3 बार आप दिन में निकालिए और रिवीजन कीजिए बस। हाँ, 15 दिन के रिवीजन अंदर इज आप कर इम्पोर्टेंट। सकते हो। और कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं ना जिनसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आ रहा है, उनको तो हम्म डेफिनेटली रूल और जो एक्ट है एक बार पढ़ लीजिए और ट्राई टू मेक अ स्टोरी। जैसे अपना हम्म रिवोकेशन वाला, वो लैप्स रिस्टोरेशन वाला एक स्टोरी है, जो हमारा हम्म स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 69 से 50, हम्म 59 से जब 62 तक जाता है। ये एक स्टोरी है कि हम्म लैप्स हो हम्म गया, ये फॉर्म लगेगा, फिर अगर अप्लाई करा तो पोजीशन आ जाएगा, 1 मंथ में नोटिस, रिस्टोर होने के हम्म बाद क्या हुआ। कुछ सेक्शन है जो स्टोरी है, जहाँ पे एक फ्लो हम्म चार्ट बन सकता है। तो ट्राई करिए, हम्म एक फ्लो चार्ट अपने माइंड में बना लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए, तो वो एक स्टोरी हम्म हो गया। जब भी मैं रिवाइज करता हुआ आ रहा हूँ, जैसे हम्म सेक्शन नंबर 63 से लेके 66 तक कोई स्टोरी नहीं है, बट हम्म रिवोकेशन ही है सब कुछ। बट उससे पहले हम्म वाले 3 सेक्शन एक स्टोरी है, वो हम्म इंटरलिंक है। जैसे अभी हम यहाँ लिंक कर रहे थे, सेक्शन 11 से लेके 15 तक हमारा एक स्टोरी है। हम्म अगर ऐसे एक स्टोरी है तो आपने एक साथ 5 सेक्शन मेमोराइज कर लिए। कहीं कहीं स्टोरी है तो हम्म स्टोरी बना लीजिए, कोई रैंडम है तो एक क्लब कर लीजिए उनको। वो एज पर अंडरस्टैंडिंग आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं।
सही बात। और अगर स्टोरी नहीं बन पा रही है तो प्रदीप एच सर को कांटेक्ट कीजिए। यस यस डेफिनेटली। सही बात। ये बहुत बेहतरीन बताया सर आपने, मतलब ये चीज समझ, ये इस तरीके से आपने 1 महीने के अंदर पूरा कॉपअप किया सर, है ना? ये पूरा पॉपअप कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उस टाइम हम्म शॉर्ट नोट्स देखे थे, अब मैं एक्ट और रूल्स पढ़ रहा हूँ जो है कि इसमें हम्म ये है। और फिर अगर मुझे जैसे डाउट आ रहा है तो फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा पढ़ा है बट इसमें ये मिसिंग था, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ वो चीजें। तो पैरेलली हम्म एक सेक्शन भी अगर मैंने एक्ट का रूल का पढ़ लिया, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं धीरे हम्म। धीरे कॉपअप कर लूंगा उसको, उसके साथ भी, जो सही बात। लॉन्ग वीडियोस वाला नहीं करा है। हम्म। सही बात, मतलब किया जा सकता है सब, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कोई आज भी अगर शुरू करे तो यस किया अगले जा एक सकता है, महीने बस में कर सकता डेडिकेशन है। डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। 1 महीने में मुझे लगता है पेटेंट एचडी क्रैक हो सकता है अगर डेडिकेटेडली उस पे करा सर जाए तो। 21 डे चैलेंज सीरीज इसीलिए बनाई गई थी, और लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने लास्ट मोमेंट पे भी हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स थे ऐसे जो लास्ट 1 मंथ में जा गए और उन्होंने उस 21 डे चैलेंज से पेपर क्रैक किया है। आई थिंक उसके एग्जाम्पल पुष्पेंद्र दुबे सर, मतलब वो एग्जाम्पल नहीं है बट ही नोज हु डिड दैट। ओके। वो पूजा पूजा सिन्हा मैडम। हाँ, लास्ट ईयर हमारे बैच का पार्ट थी पूजा मैम। उन्होंने अराउंड लास्ट के 1 डेढ़ महीने में ही पूरी प्रिपरेशन की थी और इसी डेडिकेशन के साथ किया था। बस उन्होंने 2 ही काम किए, एक तो डेली रात की जो क्लास थी अटेंड की, और डेली दिन में 1 घंटा वो निकालते थे सिर्फ रिवीजन के लिए बस। और वो जो 21 डे चैलेंज है वो उन्होंने किया, जो वीडियो का पार्ट है, छोटे छोटे क्लिप्स उन्होंने देख के स्टार्ट कंप्लीट किया था। तो पेपर क्रैक होता है। बस सिर्फ एक ही काम है जो, देखिए एग्जाम्पल भी आपके सामने है, और जो अ, अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एक ही काम करना है आपको। आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उसको सिर्फ डेली बेस पर रिवाइज कीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है पेटेंट एजेंट का एग्जाम। देखिए कोई अपन आईएएस की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, एक सिंपल सा छोटा सा एक्ट है, बस डेली बेस पे रिवीजन करेंगे बहुत इजीली होगा। चले कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 18 हो गया। साक्षी मैम, इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप 18 में? नहीं सर। ओके, चल 19। हेलो, कोई और बता दे 19 मेरे। फ्लो फ्लो ब्रेक हो गया मैम आपका कि भूल गए? नहीं नहीं सर, नहीं सर, इसका फ्लो चार्ट मैंने नहीं बनाया था, मैंने लिखा था पॉइंट वाइज। पर अभी मैंने रिवाइज नहीं करा डिजाइन, मैंने वो करा था, कोई बात सेकंड नहीं, वाला करा कोई था। बात हाँ सर। नहीं, डेली रिवीजन ही कर रहे हैं बस अभी हम। हम्म। तो कोई और बताना चाहेगा? सेक्शन 19 और 20 कंप्लीट करवा दीजिए बस। कोई नहीं करना चाहेंगे? गंगा सर? चल ये मैं ही कर देती हूँ, देख देख के, नहीं, बट याद थोड़ा नहीं आ रहा है माइंड सर। में होगा। सर देख के थोड़ा सा शॉर्टन करके। सर तो हाँ, देख के कर दीजिए, क्या जाता है। हाँ सर, so section 19 is equivalent to section 60, that is revocation, it is cancellation of registration। तो सर ये कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकता है। हम लोग को फॉर्म 8 फाइल करना होता है कंट्रोलर को, हम्म। उससे कैंसिलेशन होगा। इसके फीस? ग्राउंड होते हैं सर। सर फीस लिखी है सर, 1500 रुपये। अच्छा, 1500। ओके। तो सर ग्राउंड होते हैं सर, इसमें 5 ग्राउंड होते हैं सर। अगर हम्म इंडिया में प्रीवियसली रजिस्टर्ड है, पब्लिश्ड इंडिया या अब्रॉड में है, नॉट न्यू और ओरिजिनल है, नॉट रजिस्ट्रेबल है, या नॉट अ डिजाइन अंडर 2D है। सर ये 5 ओपीडीएस तो तो आ ही जाएगा आई थिंक यहाँ पे। नॉट रजिस्ट्रेबल सर डी में आ गया ना, डी वाला। हम्म। हाँ ठीक है, डी आ गया।
पहला आपका ग्राउंड हो गया प्रीवियसली रजिस्टर्ड हाँ, इन इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड है या या फिर इंडिया या पब्लिश्ड है, हाँ पब्लिश्ड इन इंडिया या अब्रॉड में, कहीं पे भी पब्लिश कहीं पे भी हो सकता है। वर्ल्ड में। ओरिजिनल या न्यू नहीं है, या नॉट रजिस्ट्रेबल है, दैट इज ओपीडीएस, और डिजाइन की डेफिनेशन को नहीं फॉलो करता है। डिजाइन ही नहीं है बेसिकली। हाँ। ओके, और कोई? नो सर, सर ये ग्राउंड्स हैं हमारे 5, और अगर और हम लोग इसको अपील कर सकते हैं, जो भी होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर कैन बी अपील टू द हाई कोर्ट, जो भी प्रोपराइटर होगा उसका वो अपील कर सकता है, एंड उसको मौका मिलेगा काउंटर स्टेटमेंट का 1 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम होगा। रिप्लाई का भी हम लोग के पास 1 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम होगा। फिर जो हेयरिंग नोटिस इशू होता है वो बिफोर जो हेयरिंग है उसके 10 दिन पहले होना चाहिए, और जो जो हेयरिंग अटेंड कर रहे हैं उनको पहले से बताना पड़ेगा कि हम लोग हेयरिंग अटेंड करेंगे फॉर्म 20 से। तो फीस हमने नहीं लिखी है, फॉर्म 20 से 500। 500। और जो अगर हम लोग कुछ भी अगर हेयरिंग में हम लोग अगर पब्लिश कर रहे हैं, वो हम लोग 5 दिन पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग ये एविडेंस है, ये पब्लिकेशन हम लोग पब्लिश करेंगे हेयरिंग में, रेफर करेंगे हेयरिंग में। फिर सर इसमें हम लोग ने फॉर्म 18 का भी रेफरेंस डाला था, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट अंडर रूल 15 एंड 18, जिसकी फीस 200 पर मंथ होती है। इसका कोई माई बाप नहीं है, नो सेक्शन। किसका माई बाप नहीं? फॉर्म 18 का ऐसा लिखा था उसमें, नो सेक्शन। हमें तो नहीं दिखा था मतलब। जो वो एक्सटेंशन मिल रहा है शायद 3 महीने का, 1 मंथ प्लस 3 मंथ, उसमें जो एक्सटेंशन है 4 एक्सटेंशन, वो 200 रुपीज पर मंथ है बाय हाँ, फाइलिंग बट फॉर्म वो 18। एक्सटेंशन कब फाइल करना होता है, मतलब वो जो फॉर्म 18 है वो कब फाइल होता है? बिफोर एंड ऑफ 1 मंथ। हाँ वही। टाइमिंग क्या है उसका? अपोज करना हो तो विथ 1 मंथ नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन लेके कर सकते हैं बाद में, काउंटर स्टेटमेंट जब देने फॉर्म होते हैं। 18 किस लिए फाइल होता है मैम? एक्सटेंशन के लिए ना सर, सर एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन। एक्सटेंशन किस चीज की? एविडेंस वगैरह कुछ सबमिट करने हो तो उसके लिए सिर्फ एक्सटेंशन। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट के केस में। ओके। क्या जब होता आपको है प्रायोरिटी प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है ना, रूल 15 में चलता है, रूल 15 दिखाता हूँ। रेसिप्रोसिटी। देखिए, जब आप फॉरेन के कोई डिजाइन यहाँ पे, या मतलब जो मल्टी कंट्री में अगर एप्लीकेशन फाइल हो रही है ना, तब आपको, जब आप देखिए फॉरेन से अगर कोई एप्लीकेशन इंडिया में आ रही है ना, तब वो एप्लीकेशन का प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट की किस डेट से प्रायोरिटी उसकी क्लेम हो रही है, वो आपको फाइल करना होता है। उसके एक्सटेंशन की बात है। जैसे हम पेटेंट में कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, यस और नो? हेलो? जी सर। हाँ सर। तो वैसे ही डिजाइन के केस में भी जब हम कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो जिस भी एप्लीकेशन से वो प्रायोरिटी क्लेम कर रहा है उसका प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना होता है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग इन इंडिया। उसका एक्सटेंशन है फॉर्म 18। तो कौन से सेक्शन में है?
सेक्शन नहीं है मैम, इसका रूल है। ओके। सर फॉर्म 8 फाइल करने के बाद जो रिप्लाई हमें करना होता है उसके लिए एक्सटेंशन ऐसे मतलब बताया था ना, मतलब कोई अपोज कैंसिल करने के लिए इंटरेस्टेड पर्सन फॉर्म 8 फाइल करता है, उसके बाद जिसका डिजाइन है मतलब जो प्रोप्राइटर है वो काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने के लिए अगर उसको एक्सटेंशन चाहिए 1 मंथ में उसको करना होता है, बट वो अगर एक्सटेंशन चाहिए तो फॉर्म 18 फाइल करता है ना। हाँ, वहां पर फिर फॉर्म 18 फाइल होगा, बट वो ऑब्जेक्शन किस चीज का है, कैंसलेशन का है या फॉर्म 8 से जो ऑब्जेक्शन मतलब फॉर्म 8 से तो कैंसलेशन का ही होगा ना रजिस्ट्रेशन। वो पेटिशन है एक तरह से। ओके। फॉर्म 8 पेटिशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन है। हाँ, तो उसके बाद होने के बाद प्रोपराइटर को काउंटर स्टेटमेंट देना होता है विद इन 1 मंथ। हम्म तो अगर उसको 1 मंथ में वो नहीं दे पा रहा होगा काउंटर मतलब कुछ भी हम्म एविडेंस वगैरह, तो वो एक्सटेंशन लेने के लिए फॉर्म 18 फाइल करता है एंड वो उसको 3 मंथ्स तक एक्सटेंशन ले सकता है। कहाँ पर लिखा है मैम ये चीज? मतलब ऐसे बताया था उस टाइम, कहाँ पे लिखा है वो नहीं पता। सारिका मैम, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस? तो ये प्रोवाइडेड पीरियड ये अभी आपने जो ओपन किया उसमें। ये ऑब्जेक्शन है मैम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आते हैं, ओके। वहां पर तो फॉर्म 18 यूज होगा, 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। हम्म। ठीक है। और 3 महीने के अंदर हियरिंग कर सकता है, बट कैंसलेशन के उसमें एक्सटेंशन किस चीज का है, वो कहाँ पे लिखा है? सो वो चेक करना पड़ेगा, मैंने नोट्स बनाते टाइम लिखा है इसलिए मैं बता फॉर्म रही हूँ। सर 8 रोल तो नंबर 29 में देखो कुछ है, 2941। हाँ, रूल 29। फॉर्म 8 है मैम यहाँ पर तो, या फॉर्म 20 है? फॉर्म 18 की तो बात नहीं हुई है यहाँ पर कहीं पर। सेक्शन 19 में फॉर्म 8 अप्लाई हो रहा है, फॉर्म 20 अप्लाई हो रहा है। 18 तो नहीं है यहाँ पर कहीं। क्योंकि फॉर्म सर मैंने वो नोट्स बनाते टाइम लिखा है तो नहीं, मतलब हो सकता है वो आप गलत नहीं कर रहे। लिखवाया था। हो सकता है गलती से हो गई हो, बाकी मैं उसको एक बार जरूर, हाँ एक बार देखना पड़ेगा वो। हाँ मैं एक बार अनिल सर से भी इसके बात करूंगा। लिए सेक्शन ही सॉरी रूल 41 भी आता है ना, आपने लिखा है किसी ने रूल 41 ऐसा कुछ? तो नहीं। पॉइंट 9 में लिखा है ना लास्ट स्टेटमेंट में, एक्सटेंशन सो ग्रांटेड शैल केस ऑफ एक्सीड 3 मंथ्स इन एग्रीगेट। हाँ इसके हो सकता है लिखा है 3 मंथ पॉइंट सर। नंबर 9 में। हाँ नहीं एग्री, ये तो लिखा है सर इसके लिए, लेकिन वो क्या होगा फिर फॉर्म? कंट्रोलर सर गिव ऑन फॉर्म द नंबर पिटिशन विद द 18 फाइल स्पेसिफिक। एक्सटेंशन के लिए ही है ना? फिर वही होगा, वो यहाँ पर होगा फिर कि आपको जो काउंटर स्टेटमेंट देने के लिए 1 महीना दिया गया है, उसमें आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो। हाँ यही हाँ बता। ऐसा ही लिखा है। यहाँ पर होगा बट मेंशन नहीं है, इसलिए मुझे डाउट था, बाकी कंफर्म कर लूंगा मैं सर से एक बार। हाँ सर। फॉर्म 18 ही देख लेते हैं ना खोल के। हाँ सर। रूल 15 रूल 18 में अप्लाई हो रहा है मैम ये, इसमें रूल 29 तो एप्लीकेबल है ही नहीं कहीं पर।
हाँ माँ, आपको पैटर्न में कैसा फॉर्म नंबर 4 फाइल करके एक्सटेंशन लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको भी वो एक्सटेंशन का ही वैसे। फॉर्म 3, अच्छा ये तो एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट हो गया। कैंसलेशन, पेटिशन फॉर कैंसलेशन इज पब्लिक अनरजिस्टर्ड डिजाइन, ठीक है। डॉक्यूमेंट इसमें कोई मिसलेनियस फॉर्म भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं है, 24 तक ही है। और फॉर्म 18 में सी रूल 15 है, रूल 18 है, 29 तो नहीं है। रूल 29, हाँ ये है 20, 20 आएगा इसमें, देखते हैं चलो। तो 20 तो हियरिंग के लिए है ना। देखते हैं मैम, किसी को अगर हियरिंग अटेंड करनी है। हाँ, तो सर फॉर्म रूल 20 40 देखो आप, रूल 40। ये ऑपोजिशन टू रेक्टिफिकेशन है मैम, कहाँ गया रूल 40? हाँ ये रहा। हियरिंग के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का अगर ऑपोजिशन आपको करना है 3 महीने में, तो रूल 40 फॉर्म 20। Time allowed for filing the counter statement and evidence or for leaving reply evidence shall ordinarily be 1 month, which may be extended only by a special order of the controller given on a petition, with the fee specified in the first schedule made by party seeking extension of time. ये स्पेशल ऑर्डर पे है, इसका कोई रूल नहीं है। इसमें मैम कोई फॉर्म नहीं लगेगा मेरे हिसाब से फिर, क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब जब आप हाँ, हियरिंग कर रहे हैं ना, उस टाइम आपको रिक्वेस्ट फाइल करने की, तो ऑर्डर आपको देगा, लेकिन कैसे देगा? वही नोटिस भेजेगा नहीं तो फिर। फॉर्म 20 तो आ गया यहाँ पे, हियरिंग की इंटेंशन, तभी तो यहाँ पे अप्लाई किया ना फॉर्म 20, इन्होंने वो दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्म 18 में तो कहीं लिखा नहीं है, चलो देखते हैं। इसके लिए मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। यस सर। फॉर्म 18 तो नहीं होना चाहिए, होगा यहाँ पे 18 तो नहीं हुआ। ओके सर। देखते हैं, बाकी तब तक के लिए आप अभी रखिएगा, हटाइएगा मत। 18 एंड 200 रुपीज फी भी लिख के रखी है मैंने। हम्म, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। सर पीपीटी में होगा ना इसका आंसर। कहाँ है पीपीटी? हमारा ड्राइव में पीपीटी होगा, उसमें होगा, लिखा होगा। नहीं, सर ने मुझे भेजी थी, ड्राइव में अपलोड कर दी मैम। हाँ शायद कर दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर है अपने पास, अपन ओपन कर लेते हैं। फॉर्म 20 है मैम, देखिए, लेकिन एक मिनट, एक्सटेंशन के लिए तो सर ने
कोई फॉर्म नहीं दिया है लिखा है, इसमें। हाँ स्पेशल परमिशन ही लिखा है, फॉर्म तो लिखा नहीं। हाँ, नहीं, फॉर्म 18 कहीं भी नहीं लिखा मैम सर ने, स्पेशल कंडीशन पर ही लिखा है एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स। फॉर्म 18 कहीं भी नहीं लिखा है सर ने। फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्सटेंशन शायद यूजुअली मिलता नहीं है। लाइक ट्रेडमार्क हाँ, का जो पोजीशन होता है, तो उसमें एविडेंस के स्टेज पे आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते। अगर किसी कारणवश आप दे नहीं पाए, जैसे बेंगलुरु में बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा, या फिर कुछ इशू आ गए आपके तो वो सर्टेन एरिया में, रिक्वेस्ट तो स्पेशल ऑर्डर पे ही हाँ आएगा, मतलब कोई बहुत मेजर कंडीशन जो बियॉन्ड कंट्रोल है किसी हाँ के। क्योंकि अगर हाँ, जैसे फॉर्म हो किसी गया ना, ये सही कह रहे हैं सर आप, अगर फॉर्म अप्लाई हो गया ना तो वो तो प्रिविलेज सबके लिए हो गया फिर। हाँ, क्योंकि ट्रेडमार्क का तो मुझे कंफर्म है कि नहीं होता है, अपोजिशन में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। तो यहाँ का तो पता नहीं मुझे, सर और ट्रेडमार्क में पेटेंट नहीं में भी मिलता है नहीं तो है, शायद यहाँ भी नहीं मिलता। पेटेंट में भी कहीं नहीं है, ऑपोजिशन में तो हाँ, एक्सटेंशन है ही नहीं। यस सर। जो भी देना है वो 2 मंथ में दे दो। 1 मंथ। हाँ, तो सर ये यहाँ पे प्रिंसेस 1 मंथ इधर प्लस 1 मंथ है पेटर्न में। हाँ हाँ, वहां पे है। हाँ जी अर्चना मैम। नहीं नहीं, यहाँ पे जो 1 मंथ प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन दिया है, तो वो 3 मंथ एक्सटेंशन कैसे हम लोग लेते हैं? मैम वो कंट्रोलर खुद ही देगा आपको, आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो स्पेशल ऑर्डर है। ओके। हाँ, बट अगर हमें नहीं चाहिए तो हम कंट्रोलर को कैसे बताएंगे कि टाइम चाहिए करके? वो हियरिंग के टाइम पर ही आपको उससे बात करनी पड़ेगी, फिर वो स्पेशल बट ये ऑर्डर आपको पास बिफोर करेगा। हियरिंग बताया था ये एक्सटेंशन वाला। बिफोर हियरिंग नहीं, बिफोर हियरिंग, हियरिंग में अगर आपको कोई स्टेट में कोई तो ये है ना सर, एविडेंस। रिप्लाई एविडेंस बाय पिटिशनर विद इन 1 मंथ एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स। हाँ, रिप्लाई एविडेंस है ना। हाँ, तो उससे पहले भी है काउंटर स्टेटमेंट बाय प्रोप्राइटर विद इन 1 मंथ प्लस एक्सटेंडेबल 3 मंथ। तो तीनों दोनों जगह पे एक्सटेंडेबल 3 मंथ्स है, तो वो कैसे होता है? मैम इसका आंसर तो अभी मेरे पास भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को भी देखना पड़ेगा। मैं कोई आपको ऐसे कुछ हवा में बोल दूंगा कोई मतलब नहीं है। तो यस। कैसे होता है ये मैं आपको जरूर देख के बताऊंगा इसका आंसर ढूंढ के, बट फॉर्म 18 तो नहीं लगेगा। ओके। क्यों नहीं लगेगा ये समझिएगा मैम, क्योंकि जब कोई किसी काम के लिए फॉर्म हम इशू कर देते हैं ना, एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो हम्म। ऐसा हो गया कि वो एक प्रोविजन हमने सबके लिए ओपन प्रोवाइड कर दिया। ओके। बट ये जो एक्सटेंशन है ना अप टू 3 मंथ्स, ये सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही अप्लाई हो पा रहा होगा, इसीलिए इसका ओके। कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं है इसका। हम्म। आप समझ पा रहे, इसीलिए। ओके सर। चल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 20 कंप्लीट करते हैं, फिर सेशन वाइंड अप करेंगे। सेक्शन 20। जी साक्षी मैम, आज के हवन में आखिरी आहुति आपकी। नहीं सर, सर बस हो गया सर मेरा। आखिरी आहुति बस, वो जो बचा हुआ सामग्री होती है ना, जो समेट के सर प्लेट में बस डाल पेटेंट दी के जाती है। सेक्शन चैप्टर 17 जैसा होता है सर, ये कुछ कुछ तो होता है सर। 17। चैप्टर 17। 99 to 103 सेक्शन। हाँ बस सर, उसके 99 जैसा टू होता है। 103। और सब जब जज सब वो रिवाइज करेंगे तब बता देंगे। वो पढ़ा ही नहीं अपन ने अभी तक, तो रिवाइज क्या वही तो, करूँ। जब उसका रिवीजन होगा तब बताएंगे। बस 99 टू 103, वो 4 सेक्शन ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं। बस हो गया खत्म, हम्म, स्वाहा। जी सर। चलो मिलते हैं कल रात 9:30 बजे वापिस से। और सर एक देखिए, छोटा सा डाउट लेंगे? हाँ बिल्कुल सर। तो आपने गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन डाला था ना, रिवोकेशन वाला, चलो देख लेते हैं सर।
सो मैं सर इटरेट कर कल देता हूँ डिस्कस अपने कर करने। लेते हैं सर, तीनों कर लीजिएगा। हाँ सर, कॉल कर कल रहे कर। चलो एक काम करते हैं, मैं नहीं, हमें तीनों सुनना क्वेश्चन, है बट अभी पेशेंस नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, चलिए किस किस ने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने करे थे। ठीक है, पहले आप, दूसरा प्रदीप पाल सर, मैंने भी तीसरा कर लिया। अर्चना मैम आपने किए थे, मैंने रीड किए, आंसर नहीं किए अभी। गंगा सर सर मैंने आई थिंक तीनों आपने गलत किया है। थे सर। हाँ सर मैंने किया था, जितना मुझे समझ रहा था उस हिसाब से। ठीक है, चलो 3 लोग मिल गए मुझे। अब आप, साक्षी मैम पहला क्वेश्चन आप, दूसरा क्वेश्चन अर्चना मैम आप, तीसरा क्वेश्चन गंगाधर सर आप। देखिए आपने आंसर सबमिट किया, जी सर। आपके पास आंसर आया होगा कि क्या सही है और क्या गलत, जी ठीक है? उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप तैयार करेंगे कल, कल के ठीक है लिए। सर। मैं सर मुझे हूं यहाँ पे, आपको ठीक है एक सर। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक एक क्वेश्चन कि ये ओके सर ऑप्शन करेंगे। सही क्यों है और ये ऑप्शन सही हम्म, क्यों नहीं है, इसकी हम्म, एक्सप्लेनेशन आप लेकर आएंगे। हम्म, इतना कर ठीक सकते है हैं सर। मैम, एक एक क्वेश्चन है ठीक सिर्फ। है। जी सर। सर तो मैं सर अभी सर भी आपको बता मुझे देता हूँ। नहीं मिला था सर सर, आप लेकिन सर मैंने इसी सबमिट किया था। क्लास में ही करिएगा, हाँ हाँ, यहीं पे 7-10 बजे ही स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि 5:30 बजे कोई मेरा फोन बस करने वाला था, फिर नहीं करा तो सर नहीं फिर नहीं आउट ऑफ द क्लास। फिर होता नहीं है सर वो। कोई बात नहीं जी। गंगा सर कुछ कह रहे थे आप? सर वो आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, तो सर नहीं मिला, मैंने सबमिट किया उसके बाद कुछ नहीं दिखा, सबमिट हो गया बस। नहीं, करेक्ट नहीं होगा उसमें तो था मैं सी रेस्पॉन्सेस करिएगा उसके बाद। सी रिस्पॉन्स करेंगे ना सर, आपको दिख जाएंगे, या ओके व्यू सर। यूर स्कोर। ओके सर मैं चेक कर लूंगा। सर मेरा लास्ट वाला ना, तीसरा क्वेश्चन। हाँ मैं ग्रुप में इसलिए डाल रहा हूँ सर। ओके सर मैं प्रिपेयर कर लूंगा। चल बस इतना सही है। वैसे ये एक्टिविटी हम रोज करें, मतलब रोज तो मतलब सर ये अच्छे थे एक्स, क्वेश्चंस, एक्ट्स को रिलेट करते हैं, बहुत अच्छे थे। हाँ तो ऐसे 3-3 क्वेश्चन डेली बेस पे डालें, सर करेंगे डेली सॉल्व। ज्यादा हो जाएगा सर। चलो एक ऑल्टरनेट डेज काम सही करते हैं, रहेगा। हाँ अल्टरनेट डेज पे 135। डालते हैं। हाँ और उसके अलावा केस स्टडी, क्योंकि अरे जी लिखना भी जरूरी है मैम डेली बेस पे, जी। है ना? तो जिसने अभी संडे वाली केस स्टडी नहीं की है वो कर लीजिए पहले तो कल मैं एक नई केस स्टडी डालूंगा, वो सॉल्व कीजिएगा और उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर परसों को मैं गूगल फॉर्म वापस से, ठीक है? चलिए, तो कल मिलते हैं यस सर। 9:30 बजे आप भी रिवीजन के साथ, और फिर 10 बजे से हम डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल रात 9:30 बजे। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा।